अगर आपके पास में आज 500 रुपीज होते तो आप क्या करते? क्या आप पिज्जा खरीद लेते, मूवी देखने जाते, या फिर आप कोई बुक परचेज कर लेते? हो सकता है आपके पास में कोई और आइडिया भी हो। हेलो, आई वेलकम यू ऑल टू सीबीएसई इनसाइडर। मैं हूं आपका प्रांशु भैया। इस चैनल के ऊपर हम कवर कर रहे हैं सोशल साइंस का कंप्लीट सिलेबस, सारे चैप्टर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑलरेडी हम चैप्टर नंबर 2 शेपिंग ऑफ अर्थ सरफेस एंड चैप्टर नंबर 6 डेमोक्रेसी कंप्लीट कवर कर चुके हैं सिर्फ एक वीडियो के माध्यम से। और आज हम इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर और आपकी न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इकोनॉमिक्स कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में आएगी जैसे ही न्यू वीडियो हम रिलीज करेंगे। जैसे कि मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, आपके पास में अगर 500 रुपीज होते तो आप उन 500 रुपीज का क्या करते? हो सकता है पिज्जा खाते, मूवी देखते, या फिर मूवी देखने चले जाते, या फिर कोई बुक परचेज कर लेते, लेकिन हो सकता है आपके पास में कोई और ऑप्शन भी होती। इसे ही हम क्या कहते हैं? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कहते हैं। और इस चैप्टर के अंदर यही प्रॉब्लम के बारे में समझने वाले हैं। ये प्रॉब्लम आई कहां से? प्रॉब्लम इस वजह से आई क्योंकि हमारे पास में हमेशा रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। मनी भी रिसोर्स ही है, क्योंकि उसी से सारी चीजें हम खरीदते हैं। तो जब मनी लिमिटेड है, हो सकता है जो हमें पॉकेट मनी मिल रही है वो लिमिटेड है, हो सकता है हमारी फैमिली इनकम जो है वो लिमिटेड है। उसी इनकम का यूज करके हमारे पास में कुछ चीजें होती हैं जिनमें हमें चॉइस करनी पड़ती है। जैसे अगर मेरे पास में सिर्फ 500 रुपीज है और आज के दिन में ही मुझे बुक भी चाहिए, मुझे पिज्जा भी खाना है, तो अब मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं इनमें से क्या करूं, मैं इनमें से कौन सी ऑप्शन चूज करूं। तो जो इकोनॉमिक्स है हमें यहां पर इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना सिखाती है, बताती है, और ये बताती है कि ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस सबके सामने आती है। सिंपल, बिल्डिंग ब्लॉक्स इन इकोनॉमिक्स का क्या मतलब है? देखिए, ब्लॉक्स का मतलब होता है ईंटें, यानी यहां पर बात हो रही है कि इकोनॉमिक्स का जो ढांचा है वो कौन सी बुनियादी ईंटों के ऊपर टिका है। यानी इकोनॉमिक्स के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जो बेसिक आइडियाज हैं, जो बुनियादी ढांचा है, उसे आज हम इस चैप्टर के अंदर समझने वाले हैं। और दूसरी यही चीज समझने वाले हैं कि ये जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से, जैसे पैसे हमारे पास में लिमिटेड है, तो कौन सी चीज मैं खरीदूं, या फिर कौन सी चीज खरीदने पर क्या नुकसान हो सकता है, या मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगी, उसे ही हम कहेंगे प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अभी एक एक करके मैं आपके सारे डाउट क्लियर करता चलूंगा और सारे कंसेप्ट जो है बिल्ड करता चलूंगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो दो इंपॉर्टेंट कीवर्ड इस चैप्टर के अंदर आते हैं वो आते हैं नीड एंड वांट। नीड एंड वांट्स, इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है? इन दोनों के अंदर ये डिफरेंस है कि जो नीड्स हैं वो ऐसी चीजें हैं जो हमारी नेसेसिटी है, हमारे जीवन के लिए जरूरी है। जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, ये हमारे पास में होना ही चाहिए, ये बेसिक नीड्स है। हर बच्चे को पढ़ने का अधिकार होना चाहिए, एजुकेशन बेसिक नीड है। अगर हम बीमार हो जाते हैं तो हमारा हेल्थ चेकअप होना चाहिए, ये हमारी बेसिक नीड है। हमें मेडिसिन टाइम पर मिल जानी चाहिए अगर बीमार होते हैं, तो ये हमारी बेसिक नीड्स है। तो जो नीड्स है वो तो आपको समझ में आ गई, लेकिन जो हमारी वांट्स हैं, जो इच्छाएं हैं, ये कभी खत्म नहीं होती, ये हमेशा होती है अनलिमिटेड। ये हमेशा होती है अनलिमिटेड। जैसे आज मेरे पास में साइकिल है तो मैं ये सोचूंगा कि यार कल को मैं बाइक ले लूंगा। जब बाइक ले लूंगा तो सोचूंगा कार ले लूंगा, कार ले लूंगा तो सोचूंगा लग्जरी कार ले लूंगा, जब लग्जरी कार आ जाएगी तो सोचूंगा मैं प्राइवेट जेट ले लेता हूं। यानी कि जो ह्यूमन है उसकी वांट्स हमेशा ही अनलिमिटेड रहती है। जैसे मान लीजिए आप कहीं पर बाहर जाते हैं तो फोन आपके पास में होना चाहिए। जैसे आजकल ऑनलाइन आप पढ़ते हैं तो आपके पास में फोन होना चाहिए। तो बेसिक फोन होना आजकल एक नीड हो गई है। लेकिन अगर आप कहें कि मेरे पास में फोन आईफोन ही होना चाहिए, महंगे वाला ही फोन होना चाहिए, तो वो हो जाती है वांट्स। और इच्छाएं जो है हमेशा ही अनलिमिटेड होती है। इसी वजह से हमें देखने को मिलती है क्या? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। क्योंकि हमारे पास में जो रिसोर्सेज है वो क्या होते हैं? लिमिटेड। लिमिटेड रिसोर्सेज होने की वजह से और हमारी अनलिमिटेड वांट्स होने की वजह से हमारे सामने प्रॉब्लम आ जाती है। प्रॉब्लम आ जाती है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। जैसे कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही पूछा, अगर आपके पास में 500 रुपीज होते तो आप आज क्या करते? तो आप मुझे एक बहुत बड़ी लिस्ट बता सकते हैं जो 500 रुपीज से आप कर सकते हैं। लेकिन एट लास्ट आपके पास में पैसे तो लिमिटेड है ना, रिसोर्सेज तो लिमिटेड है ना। अभी दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहां पर पता होनी चाहिए कि रिसोर्सेज होते क्या है। क्या रिसोर्सेज का सिर्फ और सिर्फ ये मतलब है पैसा? नहीं, रिसोर्सेज का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है।
रिसोर्सेज का मतलब है ऐसी चीजें जो किसी भी चीज के लिए जरूरी होती है। जैसे मान लो कि मुझे आज रोटी बनानी है, ठीक है, मुझे घर के अंदर रोटी बनानी है, उसके लिए मुझे वीट चाहिए, उसके लिए मुझे गैस चाहिए, उसके लिए मुझे स्टोव चाहिए, उसके बाद में बर्तन चाहिए होंगे, मुझे कोई तवा चाहिए, कोई बर्तन चाहिए, और रोटी बनाने वाला भी चाहिए जिसे मैं कहूंगा लेबर। तो ये सब क्या है? रिसोर्सेज है। तो रिसोर्सेज सिर्फ और सिर्फ पैसा नहीं होते। पहली चीज ये ध्यान में रखना, किसी भी चीज को बनाने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए होती है। जैसे मान लो आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो मेरे लिए रिसोर्स क्या है? मेरे लिए रिसोर्स है यहां पर ये जो पैनल लगा है, जो स्मार्ट बोर्ड लगा है, ये भी क्या है? रिसोर्स है। अगर ये नहीं होता तो मैं आपको अच्छे से यहां पर नहीं पढ़ा पाता। यहां पर लाइट लगी है, ये भी क्या है? रिसोर्स है। इसी तरह से आप किसी भी चीज को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि किसी भी चीज के अंदर रिसोर्सेज होते हैं, और रिसोर्सेज हमेशा सिर्फ पैसा नहीं है। हालांकि ये जितने रिसोर्सेज है ये खरीदे पैसे से ही जाते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स की भाषा में रिसोर्सेज का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता। तो ये चीज क्लियर हो गई कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आई क्यों? आई इस वजह से कि रिसोर्सेज है लिमिटेड और हमारी इच्छाएं हैं अनलिमिटेड। अब ऐसा होने की वजह से जो प्रॉब्लम आती है उसे हमारी जो इकोनॉमिक्स है वो सॉल्व करती है। सबसे पहले अगर आप यहां पर देखेंगे एनसीईआरटी के अंदर, स्पेंडिंग पॉकेट मनी और सेविंग इट। आपको पॉकेट मनी मिल गई, आपके पास में चॉइस है। क्या चॉइस है? या तो आप उसे खर्च कर लेंगे या फिर सेव करेंगे। लिमिटेड बुक्स इन अ लाइब्रेरी। मान लो आपकी जो स्कूल लाइब्रेरी है उसमें बुक्स लिमिटेड है। बुक्स लिमिटेड का क्या मतलब है? पढ़ने वाले बच्चे हैं 20, बुक्स है सिर्फ 5। तो अभी होगा क्या? चॉइस करनी पड़ेगी ना कि क्या हम और बुक्स खरीदे, या फिर अगर और नहीं खरीद सकते तो कैसे बच्चों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करें। तो ये भी क्या है? चॉइस है। चूजिंग क्रॉप्स बेस्ड ऑन रिसोर्सेज, यानी कि अगर मैं फार्मर हूं तो मैं गेहूं उगाऊंगा, वीट पैदा करूंगा, बार्ले पैदा करूंगा या शुगर केन पैदा करूंगा। ये मेरे सामने क्या है? चॉइस है। और अगेन रिसोर्सेज लिमिटेड है। रिसोर्सेज क्या होंगे? फार्मर के लिए लैंड, उसके पास में लैंड लिमिटेड है ना। छोटा फार्मर है, हो सकता है उसके पास में 1-2 एकड़ लैंड हो। बड़ा फार्मर है, उसके पास 10-15 एकड़ लैंड हो। लेकिन कहीं पर तो लिमिटेड रिसोर्सेज है ना, उससे ज्यादा लैंड तो उसके पास में नहीं है। देन दूसरा है वाटर। ये सब क्या है? एक फार्मर के लिए रिसोर्सेज है। फर्म्स डिसाइडिंग बिटवीन लेबर एंड मशीन्स। फर्म्स क्या होती है? फर्म्स का मतलब है भाई जो हमारे बिजनेसेस हैं, जो प्रोडक्शन कर रही हैं किसी भी चीज की, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन कर रहे हैं। अभी उन्हें डिसाइड करना पड़ेगा कि लेबर चाहिए या मशीन चाहिए। इसका क्या मतलब है? मान लो मुझे मोबाइल फोन बनाने हैं, ठीक है। अभी मोबाइल फोन पैदा करने के लिए मेरे पास में ऑप्शन है कि मैं 20 लोगों को काम पे रखूं और कोई भी मशीन मेरे पास में ना हो। दूसरी तरफ मेरे पास में ऑप्शन है कि नई टेक्नोलॉजी वाली 10 मशीन मैं खरीद लेता हूं, और जब मशीन बहुत सारी लेबर का काम कर देगी तो लेबर्स की आवश्यकता नहीं रहेगी, मैं यहां पर 2 या 3 लेबर से ही काम चला लूंगा। तो होता क्या है? जो भी हमारे बिजनेस है, जो भी प्रोडक्शन करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की जो फर्म्स होती है, उनके सामने हमेशा एक चॉइस रहेगी। क्या चॉइस रहेगी? यही चॉइस रहेगी कि क्या वो लेबर ज्यादा से ज्यादा हायर करे प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, या फिर लेबर को कम कर दिया जाए, उसकी जगह पर मशीन्स को डाला जाए काम करने के लिए। अगर मशीन्स वो खरीदना चाहते भी है तो फिर भी उन्हें सोचना पड़ेगा ना, क्योंकि मशीन्स भी पैसों से आती है। अगर मशीन खरीदने पर उनके ज्यादा पैसे लग रहे हैं तो फिर भी वो सोचेंगे कि नहीं यार, मैं 1-2 मशीन खरीद लेता हूं, इतनी मशीन तो मैं खरीद ही नहीं सकता। यानी कहीं पर भी इकोनॉमिक्स के किसी भी लेवल के ऊपर जाओगे, आपके सामने प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। गवर्नमेंट डिसाइडिंग वेयर टू स्पेंड मनी। आपको लग सकता है कि सरकार के पास में अनलिमिटेड पैसा है। नहीं, सरकार के पास में भी लिमिटेड पैसा है। अभी सरकार को भी सोचना होगा कि ये पैसा कहां खर्च करे। देश की सुरक्षा में खर्च करें, वेपन्स दे आर्मी को, उसके ऊपर खर्च करें, एयरक्राफ्ट खरीदने पे खर्च करें, स्पेस मिशन के ऊपर खर्च करें, एजुकेशन के ऊपर खर्च करें, या हेल्थ केयर के ऊपर खर्च करें, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए। तो यहां पर गवर्नमेंट को भी डिसाइड करना पड़ता है। तो एनसीईआरटी यहां पर क्या कहना चाह रही है कि ये जो प्रॉब्लम है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम सबकी है। ये प्रॉब्लम गवर्नमेंट की भी है, किसी फैमिली की भी है, हर बंदे की ये प्रॉब्लम है। और हर एक व्यक्ति को और गवर्नमेंट को और हर एक फर्म को कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर चॉइस जो है वो करनी पड़ती है। और चॉइस करने का जो रीजन है वो यही है कि रिसोर्सेज लिमिटेड है। इस लाइन को आप यहां पर ध्यान में रखना। देन आप यहां पर देख सकते हैं, जो मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं, नीड्स और वांट्स में क्या डिफरेंस होता है। जैसे फूड है, वाटर है, शेल्टर है, बेसिक क्लोथिंग है,
एजुकेशन है, ये हमारी नीड्स हैं। और वांट्स क्या है? ऐसी चीजें जो हम सोचते हैं कि यार खरीदेंगे तो मजा आएगा, हमें कंफर्ट मिलेगा, ये लाइफस्टाइल जो है हमारा बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसे गैजेट्स खरीद रहा हूं मैं, प्ले स्टेशन खरीद रहा हूं, वेकेशंस के ऊपर जा रहा हूं, लग्जरी गुड्स है, कार्स है, तो ये सब क्या है? ये सब वांट्स है और ये कभी भी खत्म नहीं होती। ह्यूमन नीड्स आर लिमिटेड, इन्हें तो पूरा किया जा सकता है, बट वांट्स आर अनलिमिटेड, इनको पूरा नहीं किया जा सकता। सिंपल। देन रिसोर्सेज आर फैक्टर्स यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिसोर्सेज सिर्फ पैसा नहीं होती, रिसोर्सेज क्या है? ऐसे फैक्टर्स है, ऐसी चीजें हैं जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए चाहिए रहती है। अभी यहां पर दो वर्ड्स आई, गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स क्या है? गुड्स का मतलब होता है जो चीजें हम खरीदते हैं, मतलब कि फिजिकल चीजें। जैसे मान लो कि मोबाइल फोन है, वो क्या है? गुड्स है। मैं कोई बाजार से यूटेंसिल ले आया, तो ये क्या है? गुड्स है। सर्विसेज क्या है? जैसे आप चले गए बार्बर के पास में, तो उसने हेयर कट कर दिया, हेयर कट कर दिया, तो उससे आप कोई चीज लेकर नहीं आए फिजिकली, फिर भी उसको पैसे देकर आए। क्यों? क्योंकि यहां पर आपने उनकी सर्विसेज ली। आप स्कूल जाते हैं, स्कूल जाते हैं पैसे देते हैं, स्कूल से कुछ लेकर नहीं आते, फिर भी पैसे देते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर टीचर आपको पढ़ा रहा है। तो पढ़ाना भी क्या है? पढ़ाना भी है सर्विसेज। तो इकोनॉमिक्स के अंदर दोनों ही चीजें होती हैं, गुड्स भी होते हैं और सर्विसेज भी होती हैं। सर्विसेज का मतलब समझ में आ गया? सर्विसेज का मतलब बिल्कुल सिंपल है कि जहां पर आप पैसे दे रहे हैं, कोई चीज किसी दूसरे व्यक्ति को दे रहे हैं, पर वो फिजिकल फॉर्म के अंदर नहीं है, उसमें आपका टाइम, एफर्ट एंड स्किल तो लग रहा है। जैसे पढ़ाने में भी टाइम लग रहा है, एफर्ट लग रहा है, स्किल लग रहा है, बट यहां पर फिजिकली कोई चीज नहीं दी जा रही। गुड्स के अंदर जो चीजों का आदान प्रदान होता है वो फिजिकल चीजों का होता है, ये डिफरेंस है। अभी नेचुरल रिसोर्सेज भी होते हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज भी होते हैं। ध्यान देने वाली बात क्या है कि चाहे नेचुरल रिसोर्सेज है, चाहे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है, सारे ही लिमिटेड है। ध्यान देना, सारे ही लिमिटेड है। ऐसा मत सोच लेना कि नेचुरल रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, नहीं। जो लैंड है लिमिटेड है, वाटर है लिमिटेड है, कोल है लिमिटेड है। अभी बहुत सारी इंडस्ट्रीज, बहुत सारी फैक्ट्रीज को चलाने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, बिजली चाहिए होती है, वहां पर कोयला चाहिए रहेगा, बट ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें हैं लिमिटेड। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या होते हैं? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में दो चीजें आती है, पहला है कैपिटल और दूसरा है टेक्नोलॉजी। अभी ध्यान देने वाली बात क्या है? कैपिटल का क्या मतलब होता है? कैपिटल का मतलब होता है ऐसे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज जिनका यूज करके हम और गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, समझने की कोशिश करना। कैपिटल का भी मतलब हमेशा मनी नहीं होता। कैपिटल का मतलब होता है ऐसे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज जिनका यूज करके हम और गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करना चाहते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, मेरे पास में है स्टील, ठीक है? तो स्टील जो है ह्यूमन मेड रिसोर्स में आ गया। अब इस स्टील की मदद से मैं ब्रिज भी बना सकता हूं, मैं कोई मशीन्स भी बना सकता हूं, स्टील को मैं ट्रेन के अंदर यूज कर सकता हूं, कार के अंदर यूज कर सकता हूं। तो जब मैं किसी भी ह्यूमन मेड रिसोर्स को यूज करके और गुड्स एंड सर्विसेज बनाने की कोशिश करता हूं, उसे ही क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। टेक्नोलॉजी क्या हो गई? टेक्नोलॉजी का मतलब हो गया कंप्यूटर्स, टेक्नोलॉजी का मतलब हो गया कोई रोबोट्स, टेक्नोलॉजी का मतलब हो गया कोई सॉफ्टवेयर। ये सब किसने बनाए हैं? ये सब बनाए हैं ह्यूमन ने। और गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए कैपिटल और टेक्नोलॉजी की भी जरूरत पड़ती है, नेचुरल रिसोर्सेज लैंड वाटर की भी जरूरत पड़ती है। जैसा काम होगा, जैसा गुड्स एंड सर्विसेज होगा, इन सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि रिसोर्सेज दो तरह के होंगे। नीड्स को पूरा किया जा सकता है, पर वांट्स को पूरा नहीं किया जा सकता। और रिसोर्सेज चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज है और चाहे वो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है, दोनों ही हमारे क्या है? लिमिटेड है। देन नेक्स्ट चीज जो यहां पर आती है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज स्कार्सिटी एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। स्कार्सिटी का क्या मतलब होता है? स्कार्सिटी का मतलब होता है कमी। वही चीज है दोबारा से जो हमने अभी समझी है कि रिसोर्सेज लिमिटेड है, उसकी वजह से कमी है। रिसोर्सेज हैव मैनी अल्टरनेटिव यूजेस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टील है, ठीक है? स्टील की मदद से हम बहुत सारी चीजें जो है बना सकते हैं। इसी तरह से मान लो कोई फार्मर है, उसके पास में लैंड है, उस लैंड के ऊपर वो शुगर केन भी पैदा कर सकता है, वो वीट भी पैदा कर सकता है, वो बार्ले भी पैदा कर सकता है, तो कुछ भी पैदा कर सकता है।
जो हमारे पास में रिसोर्स है लैंड, उसका अल्टरनेट यूज भी हमारे पास में अवेलेबल है। तो इसी वजह से प्रॉब्लम आती है कि अगर मेरे पास में कोई रिसोर्स है तो उसका यूज कैसे करूं, बेस्ट वे में यूज कैसे करूं। इंडिविजुअल्स एंड इकोनॉमीज मस्ट चूज हाउ टू यूज देम, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है और उनके अल्टरनेट यूज भी एग्जिस्ट करते हैं। इसी वजह से यहां पर स्कार्सिटी आती है, प्रॉब्लम आती है और हमें यहां पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखने को मिलती है। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आ चुकी है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और यहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, इसे आप स्टार मार्क कर लीजिए। अभी आप कहेंगे कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब यह होता है कि आपके पास में प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। जब आप एक चीज करना एक्सेप्ट करते हैं तब आप कोई दूसरी चीज छोड़ देते हैं, तो जो दूसरी चीज छोड़ देते हैं उसे हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे मान लीजिए आज आपके स्कूल के अंदर एनुअल फंक्शन था, ठीक है, और सेम टाइम पर आपके चाचा जी के बेटे की शादी भी थी। अभी आपके पास में प्रॉब्लम है कि मैं स्कूल का एनुअल फंक्शन अटेंड करूं या फिर अपने चाचा जी के बेटे की वेडिंग अटेंड करूं। आपने सोचा कि मैंने एनुअल फंक्शन अटेंड करना है। एनुअल फंक्शन अटेंड करने के लिए आपने क्या छोड़ा? आपने छोड़ा वेडिंग। तो जिस चीज को छोड़ा जाता है उसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसी तरह से मान लीजिए आपके सामने प्रॉब्लम आ जाती। प्रॉब्लम क्या आ जाती कि यार आपके पास में सिर्फ और सिर्फ रात का वक्त है, या तो आप सोने चले जाएं या फिर जाग कर पढ़ाई कर ले ताकि कल के यूनिट टेस्ट के अंदर आपके मार्क्स अच्छे आ जाए। 4 घंटे स्टडी। तो आपने यहां पर सोचा कि यार मैं सोने चला जाता हूं, तो यहां पर आपने क्या छोड़ा? आप सोने चले गए, उसकी वजह से 4 घंटे जो आप पढ़ सकते थे वो आपने छोड़ दिया। तो जो चीज छोड़ दी जाती है चॉइसेस के टाइम पर उसे हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव्स बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे यहां पर आप सोने नहीं जाते तो 4 घंटे पढ़ लेते, हो सकता है आप उठ जाते और सिर्फ इंस्टाग्राम चलाते रहते। लेकिन इनमें से नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव क्या है, प्रोडक्टिव अल्टरनेटिव क्या है? वो है 4 घंटे की स्टडी। तो जागकर आप बहुत सारी चीजें कर सकते थे, लेकिन उसकी वजह से जो बेस्ट चीज आपने छोड़ दी उसे ही क्या कहते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम क्यों पढ़ रहे हैं? इस वजह से पढ़ रहे हैं कि जब हम चॉइसेस करते हैं अपनी लाइफ के अंदर और इसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की फॉर्म में देखते हैं ना, कि अगर मैं ये करूंगा तो ये छूट जाएगा, तो हमें समझ में आ जाता है कि यार ये चॉइस मेरे लिए अच्छी है या ये चॉइस मेरे लिए अच्छी है। जैसे आपने कभी भी इस तरह से नहीं सोचा होगा कि यार मैं आप सोने चला गया तो 4 घंटे पढ़ नहीं पाऊंगा। अगर आप ऐसे सोचते तो हो सकता है कि आप सोने नहीं जाते और 4 घंटे पढ़ लेते। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है कि जब हम अपनी कोई चॉइस बनाते हैं, चॉइस करते हैं, तो जो चीज को छोड़ा जाता है, जो बेस्ट अल्टरनेटिव को छोड़ा जाता है, सैक्रिफाइस किया जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। नेक्स्ट चीज यहां पर समझिए, ग्रोइंग मोर ऑफ वन क्रॉप मींस प्रोड्यूसिंग लेस ऑफ द अदर। जैसे हमारे पास में कोई फार्मर है, फार्मर के पास में लैंड लिमिटेड है, अभी उसके सामने चॉइस है कि यार वो या तो वीट ग्रो करेगा या बार्ली ग्रो करेगा। आप कहेंगे ऐसा भी तो हो सकता है कि वो थोड़ी सी वीट ग्रो कर ले और थोड़ी सी बार्ली ग्रो कर ले, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर वो ऐसा सोच भी लेता है कि यार मैं कुछ वीट ग्रो करूंगा और कुछ बार्ली ग्रो करूंगा, दैट मीन्स अगर वो ज्यादा वीट ग्रो करना चाहेगा तो बार्ली कम ग्रो करेगा क्योंकि लैंड लिमिटेड है। अगर वो बार्ली ज्यादा ग्रो करना चाहेगा तो वीट उसको कम ग्रो करनी पड़ेगी। इसे ही हम क्या कहेंगे? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहेंगे। अभी मैं समझाता हूं कैसे। जैसे ये फार्मर है, ये इसका लैंड है, इसे यहां पर वीट और बार्ली ग्रो करना है, लैंड लिमिटेड है। अब ये क्या करेगा? यहां पर एक चार्ट दे रखा है, चार्ट के अंदर क्या ऑप्शंस जो उसके पास में अवेलेबल है लिमिटेड लैंड को लेकर वो मेंशन है। जैसे पहला उसके पास में ऑप्शन अवेलेबल है कि वो बार्ली बिल्कुल भी ना उगाए और वीट उगा ले, प्रोड्यूस कर ले 100 kg। उसके बाद में उसके पास में ऑप्शन है कि 25 kg बार्ली प्रोड्यूस कर ले उस लैंड के ऊपर और बाकी के लैंड के ऊपर 90 kg वीट जो है प्रोड्यूस हो जाएगी। इसी तरह से 50 और 70 की ऑप्शन अवेलेबल है। इसी तरह से 75 और 40 की ऑप्शन अवेलेबल है।
इसी तरह से अगर वो सोचता है कि यार मुझे सिर्फ बार्ले प्रोड्यूस करनी है और वीट प्रोड्यूस नहीं करनी, तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो किसी भी बंदे के पास में जो ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं, जो पॉसिबिलिटीज अवेलेबल होती हैं, उसे ही हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के माध्यम से समझते हैं। ध्यान देना, प्रोडक्शन का मतलब क्या है? प्रोड्यूस करना। पॉसिबिलिटी का क्या मतलब है? ऑप्शंस। ऑप्शंस और कर्व का मतलब क्या है? ग्राफ। यानी कि ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का ग्राफ है, ये हमें क्या समझाता है? ये समझाता है कि किसी व्यक्ति के पास में जब लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, तो उसके पास में जो ऑप्शंस होती है, उन ऑप्शंस के बहुत सारी कॉम्बिनेशंस अवेलेबल हो सकती है। जैसे आपके पास में 500 रुपीज थे, तो जरूरी नहीं कि सारे के सारे पैसों का पिज्जा ही खरीद ले। हो सकता है कि आप सोचे कि यार मैं छोटा एक बर्गर पिज्जा ले लूंगा, साथ में मैं कोई बुक भी ले लूंगा 100-200 रुपीज की। तो आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस और कॉम्बिनेशंस पॉसिबल अवेलेबल रहते हैं। तो जो हमारे पास में पॉसिबल कॉम्बिनेशंस अवेलेबल रहते हैं, उसे जब हम ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ध्यान से देखना, अ ग्राफ शोइंग डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स that can be produced using all available resources efficiently। जैसे फार्मर की बात की, तो फार्मर के पास में रिसोर्स क्या है? लैंड। उस लैंड वाले रिसोर्स का अगर हम एफिशिएंटली यूज करते हैं, तो उसके पास में जो दो गुड्स हैं, कौन से? वीट और बार्ली, उसके जो भी कॉम्बिनेशंस अवेलेबल हैं, उसे हम ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट अगर करते हैं, उसे कहा जाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अभी आप यहां पर देख सकते हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर बार्ले है, वाई एक्सिस के ऊपर वीट है। जब मैंने यहां पर 100 किलोग्राम वीट पैदा करने की कोशिश की, तब मुझे बार्ले मिलेगा 0। जब वीट मेरे पास में 90 है, तो बार्ले मेरे पास में 25 है। इसी तरह से आप देख सकते हैं, वही वैल्यूज को रिप्रेजेंट किया गया है इस ग्राफ के ऊपर। अब इस ग्राफ से आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को निकाल सकते हैं क्या? मुझे बता सकते हैं इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहां पर है? जरा ध्यान से देखिए, मैंने यहां पर 25 केजी बार्ले पैदा करने की सोची, जिसकी वजह से मुझे यहां पर सैक्रिफाइस करनी पड़ी 10 केजी वीट। तो यही मेरी क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अगर मैं एडिशनल 25 केजी बार्ले पैदा करना चाहता हूं, प्रोड्यूस करना चाहता हूं, उसके लिए मुझे 10 किलोग्राम वीट छोड़नी पड़ेगी। तो ये मेरी क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। इसी तरह से 25 से जब 50 जाना चाहता हूं, एडिशनल 25 केजी बार्ले पैदा करना चाहता हूं, तो मुझे यहां पर 20 केजी वीट जो है छोड़नी पड़ेगी, सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी। इसी तरह से अगर मैं एडिशनल 25 केजी बार्ले प्रोड्यूस करना चाहता हूं, तो मुझे यहां पर 30 केजी वीट जो है सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी। तो ये क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो ये सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस मेरी मदद करेंगे कि मैं वाइजली यहां पर चॉइस कर सकूं। यानी कि मैंने यार पहली 25 किलोग्राम बार्ले पैदा कर ली, जिसके लिए मुझे वीट सिर्फ 10 किलोग्राम छोड़नी पड़ी। लेकिन यहां से मुझे पता चल रहा है कि जैसे जैसे मैं बार्ले और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, मेरा सैक्रिफाइस वीट का और ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। पहले मुझे सिर्फ 10 किलोग्राम वीट छोड़नी पड़ी, फिर मुझे 20 किलोग्राम वीट छोड़नी पड़ रही है, फिर मुझे 30 किलोग्राम वीट छोड़नी पड़ रही है। तो मैं यहां पर सोचूंगा कि मेरे लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है। तो यहां पर अभी एक चीज आती है जो आपको पता होनी चाहिए कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी जो कर्व होती है, वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होगी। क्यों? सिंपल सी बात है कि जब एक चीज आप पैदा कर रहे हैं, उसकी वजह से दूसरी चीज सैक्रिफाइस करनी पड़ती है, दूसरी चीज छोड़नी पड़ती है, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है। इसी वजह से ये हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग ग्राफ होगा। इसके अलावा एक और चीज है इंपॉर्टेंट जो आपको पता होनी चाहिए, वो क्या है? यहां पर लिखा है कि रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज किया गया है। दैट मींस अगर मेरे पास में लैंड है, वाटर है, बिना वेस्टेज के अगर मैं यूज करता हूं, तो तब ये कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं। अगर मैंने यहां पर इन्हें 100% एफिशिएंटली यूज नहीं किया, तो ये प्रोडक्शन और ज्यादा कम हो जाएगी। इसी वजह से जो पॉइंट्स इस कर्व के ऊपर होते हैं, ये वो पॉइंट्स होते हैं जहां पर 100% एफिशिएंटली यूज हो रहा है रिसोर्सेज का। अगर ग्राफ के अंदर कोई पॉइंट होता, मतलब इस कर्व के अंदर कोई पॉइंट होता, मान लीजिए यहां पर, ठीक है, तो यहां पर पॉइंट है, मान लीजिए F। इस पॉइंट के ऊपर 40 किलोग्राम हमारी क्या है? वीट है,
और 50 किलोग्राम जो है बार्ले है। ध्यान से देखना, इस पॉइंट के ऊपर 40 किलोग्राम वीट है और 50 किलोग्राम जो है बार्ले है, लेकिन ये पॉइंट जो है कर्व के अंदर है। कर्व तो ये रही ना, ये है कर्व, ठीक है, तो ये पॉइंट है कर्व के अंदर। तो जब पॉइंट कर्व के अंदर आ जाता है, दैट मींस इन पॉइंट्स के ऊपर लैंड या फिर रिसोर्सेज का यूज जो है एफिशिएंटली नहीं हो रहा। एग्जाम में अगर पूछा जाए कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, अगर उसके ऊपर जो पॉइंट्स है, उसका मतलब है यहां पर रिसोर्सेज का यूज 100% किया जा रहा है, एफिशिएंटली किया जा रहा है। अगर कोई पॉइंट कर्व से नीचे है, यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, दैट मींस रिसोर्सेज का यूज 100% नहीं हो रहा। और अगर कोई पॉइंट कर्व से ऊपर है, दैट मींस ऐसा कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल ही नहीं है उन रिसोर्सेज को यूज करके प्रोडक्शन करने का। सिंपल, ये चीज क्लियर हुई। अभी आप यहां पर देख सकते हैं, जो चीज मैंने आपको समझाई है पता चल जाएगी। अंडरस्टैंडिंग द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व मूविंग फ्रॉम ए टू ई इंक्रीजेस बार्ले प्रोडक्शन। जैसे ही हम ए से ई की तरफ गए तो बार्ले की प्रोडक्शन जो है बढ़ती जा रही है। वीट प्रोडक्शन डिक्रीजेस, वैसे वैसे वीट की प्रोडक्शन कम हो रही है। प्रोड्यूसिंग मोर ऑफ वन गुड रिक्वायर्ड सैक्रिफाइसिंग अनदर। जैसे जैसे मैं सोच रहा हूं कि मुझे एक चीज को ज्यादा बढ़ाना है तो दूसरी चीज को मुझे यहां पर सैक्रिफाइस करना पड़ता है। दिस सैक्रिफाइस इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो कि मैंने आपको यहां पर समझाया। अगर मुझे एडिशनल 25 किलोग्राम बार्ले चाहिए तो मुझे यहां पर कुछ छोड़ना पड़ रहा है, और जो चीज मुझे छोड़नी पड़ रही है दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इंपॉर्टेंस क्या है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की, मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। शोज एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, इससे हमें पता चलता है कि रिसोर्सेज का बेस्ट यूज हम कैसे कर सकते हैं, वो सारी ऑप्शंस हमारे सामने आ जाती हैं। वेस्टेज अवॉइड होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर तो पॉइंट कर्व के ऊपर है, इसका मतलब रिसोर्सेज का पूरा यूज हो रहा है। अगर मैं कोई ऐसी ऑप्शन की तरफ चला गया जो कर्व से नीचे है, दैट मींस रिसोर्सेज का यूज पूरा नहीं हो रहा। हेल्प्स एंटरप्राइजेज एंड गवर्नमेंट्स इन प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। एंटरप्राइजेज का मतलब हो गया जो बिजनेस होते हैं, बिजनेस फर्म्स होती है, एंटिटीज होती है जो गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन करती है, जैसे कोई फैक्ट्रीज हो गई, वो सारे एंटरप्राइजेज होते हैं। और गवर्नमेंट्स का मतलब सरकार, तो ये अपनी डिसीजन मेकिंग इसी के अकॉर्डिंग करते हैं। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट हम यहां पर बात करेंगे व्हाट डज इकोनॉमिक्स डील विथ, यानी इकोनॉमिक्स जो है वो किससे डील करती है, ये हमें पता होना चाहिए। देखो, इकोनॉमिक्स की जो हमारी टर्म्स है उसका ओरिजिन कहां से हुआ है, ओरिजिन हुआ है ग्रीक वर्ड से, और ये जो ग्रीक वर्ड है वो है ओइकोनोमिया। ठीक है, ये जो वर्ड है हमारा ओइकोनोमिया, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हाउस होल्ड। ओइक्यूज का मतलब होता है हाउस होल्ड और नेमिया का मतलब होता है मैनेजमेंट। तो जैसे फैमिली के अंदर जो हमारी मदर है, जो हमारे पेरेंट्स हैं, वो मैनेज करते हैं ना रिसोर्सेज को, कि यार कौन सी चीज आएगी, कौन सी चीज हम इस साल खरीदेंगे, इस महीने खरीदेंगे, एक अपना बजट बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं। तो यहां पर क्या कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि पहले पहले ये जो हाउस होल्ड की मैनेजमेंट होती थी, इसी से ही इस टर्म को डिराइव किया गया है। हालांकि ये टर्म अब सिर्फ और सिर्फ हाउस होल्ड तक लिमिटेड नहीं है। जैसे हाउस होल्ड के अंदर हमारे पास में ऑप्शंस होती है, यार बच्चों की स्कूल की फीस देनी है, घूमने जाना है, तो पहले क्या करें, ऑब्वियसली जो चीज जरूरी है पहले बच्चों की फीस देनी होगी, फिर देखेंगे रिसोर्सेज हमारे पास में बचते हैं कि नहीं, अगर बचते हैं तो फिर हम घूमने चले जाएंगे या कोई लग्जरी वाली चीजें करेंगे या लेंगे। तो यहां पर ये जो इकोनॉमिक्स वाला वर्ड है ये आया है इन दो वर्ड से, ओइकोस जिसका मतलब होता है हाउस होल्ड और नेमियन जिसका मतलब होता है मैनेजमेंट। तो जैसे हमारे हाउस होल्ड के अंदर मैनेजमेंट होती है रिसोर्सेज की, वैसे ही गवर्नमेंट भी और जो बिजनेस एंटिटीज फर्म्स होती है वो भी रिसोर्सेज को मैनेज करती हैं। ध्यान में रखना, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल मेक चॉइसेस टू यूज लिमिटेड रिसोर्सेज फॉर सैटिस्फाइंग अनलिमिटेड वांट्स। ऑलरेडी चैप्टर के स्टार्टिंग से वही चीज है, उसे आपको हर तरह से समझाया जा रहा है। क्यों? इसी वजह से कि आपका जो बेसिक है इकोनॉमिक्स को लेकर वो स्ट्रांग हो सके। तो ध्यान देना, जैसे हमारे घरों के अंदर लिमिटेड रिसोर्सेज होती हैं, हमारी इच्छाएं लिमिटेड होती हैं और हमारे घर वाले मैनेज करते हैं, उसी तरह से सरकार भी करती है, गवर्नमेंट भी करती है, एंटिटीज और फर्म्स भी करती है। इसी वजह से इकोनॉमिक्स किस चीज की स्टडी है, इस चीज की स्टडी है हाउ पीपल मेक चॉइसेस, क्योंकि चॉइस तो करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास में लिमिटेड रिसोर्सेज है और हमें अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करना है। देन हम यहां पर आगे बढ़ते हैं, व्हाट डज इकोनॉमिक्स स्टडी,
एफिशिएंट यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज कवर कर लिया है, अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। डिसीजन मेकिंग बाय इंडिविजुअल फर्म्स एंड गवर्नमेंट्स, ध्यान देना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए ये जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, ठीक है, तो कौन लोग हैं जिनको इस प्रॉब्लम का आंसर देना पड़ेगा, तो आप कहेंगे भाई 3 लोग हैं। पहला इंडिविजुअल, यानी कि जैसे मैं हूं, आप हो। दूसरा फर्म्स, यानी जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी जो फैक्ट्रीज है जहां पर भी सामान बन रहा है या जो भी सर्विसेज दे रहे हैं, उन्हें इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ेगा, उनका आंसर देना पड़ेगा। या फिर गवर्नमेंट। ये जो 3 कीवर्ड्स हैं, ध्यान में रखना, चैप्टर में बार बार रिपीट होते हैं। अभी तक हमने बात की, हमारे सामने प्रॉब्लम है, ठीक है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, वो दोनों हमारी मदद करेंगे सही फैसला लेने में, सही डिसीजन लेने में, ठीक है। लेकिन वो डिसीजन लेना किसको है? वो डिसीजन लेना होता है या तो इंडिविजुअल को, या तो फर्म्स को, या फिर सरकार को, गवर्नमेंट को। ध्यान में रखना, ये लाइन यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोई पूछे इकोनॉमिक्स हमें क्या बताता है, पहली चीज तो यही बताता है कि लिमिटेड रिसोर्सेज है, उनका यूज कैसे करना है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। दूसरा ये बताता है कि ये प्रॉब्लम, यानी कि डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम को सॉल्व करना किसका काम है? ये काम है इंडिविजुअल्स का, फर्म्स का और गवर्नमेंट्स का। देन प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इकोनॉमिक्स के अंदर हम ये भी बात करते हैं कि क्या चीज प्रोड्यूस हो रही है और वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है और उसे कौन कंज्यूम कर रहा है। मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, वो मोबाइल फोन बना रही है, किसके लिए बना रही है, कितने अमाउंट में बना रही है, उसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, ये सब इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है। देन कोई चीज जो बन गई, कोई भी चीज जो बन गई, पैदा हो गई, वो कौन से पैसे, कौन से अमाउंट पर बिकेगी मार्केट के अंदर। जैसे मान लो दूध है, अगर वो 60 रुपीज लीटर है तो वो क्यों 60 रुपीज लीटर है। अगर गोल्ड महंगा है तो वो क्यों महंगा है। कोई चीज किसी स्पेसिफिक प्राइस के ऊपर क्यों बिक रही है, ये सब हम इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं। देन इकोनॉमिक्स के अंदर हम ये भी पढ़ते हैं एम्प्लॉयमेंट एंड वेजेस, यानी कि कितनी जॉब्स अवेलेबल है, किस तरह की जॉब्स अवेलेबल है और वहां से लोग पैसे कितने कमा रहे हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, मैंने आपको बताया कि रिसोर्सेज लिमिटेड है, उन रिसोर्सेज को आप एट लास्ट खरीदोगे किससे? पैसे से। और पैसे से तभी खरीदोगे अगर आपके पास में एम्प्लॉयमेंट है, आपको यहां पर सैलरी मिल रही है, तनख्वाह मिल रही है। इसी वजह से इकोनॉमिक्स के अंदर हम ये सारी चीजें भी पढ़ते हैं, क्योंकि अगर हमें पता होगा कि किसी फैमिली की इनकम क्या है, तो हमें पता चल जाएगा कि वो यहां पर कितना खर्च कर सकते हैं। अगर हमें पता चल जाएगा कि गवर्नमेंट के पास में कितना पैसा है, तो हमें यह पता चल जाएगा कि गवर्नमेंट उन पैसों को कहां कहां पर खर्च कर सकती है। इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि इकोनॉमिक्स के अंदर हम ये भी पढ़ते हैं कि अगर इन्वेस्टमेंट हो रही है, जैसे आप बैंक के अंदर पैसे रख रहे हैं या रिसोर्सेज को इन्वेस्ट कर रहे हैं, लैंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उससे क्या रिटर्न आ रही है। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड ट्रेड, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू सेटिस्फाई मैक्सिमम नीड्स एंड वांट्स विद लिमिटेड रिसोर्सेज। तो इकोनॉमिक्स के अंदर ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं, रिसोर्सेज के बारे में भी पढ़ते हैं, पैसे कहां से आ रहे हैं, कितनी चीजें प्रोड्यूस हो रही है, कहां पर जा रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, कंजम्पशन हो रही है, कौन उसको डिसाइड कर रहा है। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स के अंदर। देन इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा इकोनॉमिक्स। देखो, मैंने अभी आपको बताया कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अभी जैसे मान लीजिए मैं हूं, ठीक है, अगर तो मुझे फैमिली लेवल के ऊपर डिसीजन लेना है तो डाटा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर गवर्नमेंट को देखना है कि यार हमें कोई चीज कितनी मात्रा में प्रोड्यूस करनी चाहिए, या किसी बिजनेस वाले को देखना है, तो उसके लिए डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए एक बिजनेस फर्म है जो शूज बनाती है, उसे पता है कि मई के महीने में 1 लाख शूज उसके बिक जाते हैं, तो अगले साल वो क्या करेगा, मई के महीने में इतने शूज पहले से ही रेडी करके रखेगा, क्योंकि उसको पता है कि इतनी डिमांड है। तो डाटा क्या करता है, इकोनॉमिस्ट जो है, इकोनॉमिस्ट यानी जो इकोनॉमिक्स को समझते हैं, इकोनॉमिस्ट यूज डाटा एंड एनालिसिस नॉट गेसवर्क टू मेक डिसीजंस। जैसे हमने क्या किया, हमने तो लाइफ के अंदर जो चॉइसेस की वो बिना डाटा के ऊपर कर दी। जैसे मुझे पढ़ना है या सोने जाना है, जो मन किया मैंने कर लिया। लेकिन जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो ऐसा नहीं करते, उन्हें जो भी चॉइसेस मेड करनी होती हैं वो गेस वर्क के साथ में नहीं करते, उन्हें चाहिए होता है डाटा। और उनके पास में बहुत बड़ा डाटा रहता है कि रिसोर्सेज कितने हैं, लोगों के पास में पैसे कितने हैं, अगर कोई प्रोडक्ट हम बनाएंगे तो वो प्रोडक्ट कौन खरीदेगा, जो खरीदेगा उनकी इनकम सोर्स क्या है, क्या वो खरीद पाएंगे, अगर खरीद पाएंगे तो किस प्राइस के ऊपर खरीदेंगे, अगर इससे महंगा होगा तो लोग नहीं खरीदेंगे। तो चाहे गवर्नमेंट है चाहे बिजनेस है, वो पहले डाटा देखती है। मान लो कोई प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आ गया, कोई नया मोबाइल फोन मार्केट के अंदर आ गया, ठीक है, तो वो पहले देखेंगे कि यार हम फीचर्स अगर ये दे रहे हैं तो उन फीचर्स के लिए मार्केट के अंदर क्या डिमांड है।
कितने पैसे हमें मिल सकते हैं, क्योंकि अगर वो कम कॉस्ट करेंगे तो उन्हें प्रॉफिट नहीं होगा, ज्यादा कॉस्ट कर देंगे तो लोग खरीदेंगे नहीं। ये सारी चीजें होती हैं डाटा के बेस पर। देन हमारे पास में क्या है एग्जांपल्स, फैमिलीज डिसाइड स्पेंडिंग एंड सेविंग्स, गवर्नमेंट्स प्लान टैक्सेशन एंड वेलफेयर स्कीम्स, जैसे सरकार को वेलफेयर स्कीम्स लेकर आनी है तो उसके लिए भी डाटा चाहिए। अगर उसे कोई टैक्सेशन पॉलिसी लेकर आनी है, जैसे मान लो सिलेंडर के ऊपर सब्सिडीज मिलती है, तो पहले सरकार डाटा देखेगी ना कि यार कितने एलपीजी कनेक्शन है इंडिया के अंदर। अगर मुझे हर बंदे को सब्सिडी देनी है तो मुझे यहां पर पहले ये देखना होगा कि कितने एलपीजी कनेक्शन है, उसके अकॉर्डिंग मैं ये इवेल्युएट करूंगा कि कितने पैसे हमें लोगों को वापिस करने पड़ेंगे, सब्सिडाइज करने पड़ेंगे, गवर्नमेंट को डालने पड़ेंगे। इसी तरह से जो वेलफेयर स्कीम्स बनाई जाती है वो भी डाटा के बेसिस पर ही बनाई जाती है। जैसे ऑलरेडी उनके पास में, सरकार के पास में हर तरह का डाटा होता है कि यार देश के अंदर इतनी % पॉपुलेशन जो है गरीबी रेखा के नीचे है, मान लो 20% है, ठीक है, तो सरकार सोचेगी कि ये जो 20% पॉपुलेशन है इनको बेसिक चीजें मिलनी चाहिए। बेसिक चीजें जैसे हो गई फूड, तो इनके लिए कोई वो स्कीम शुरू कर देगी जिसमें उनको फ्री आटा मिलेगा, फ्री दाल मिलेगी। लेकिन ये सारी चॉइसेस वो कब कर पाएंगे, जब उनके पास में प्रॉपर डाटा होगा। इकोनॉमिस्ट कंपेयर अल्टरनेटिव्स एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जैसे कि हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को देखा, इसी तरह से जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो जब डाटा उनके सामने आता है तो देखते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, पैसे लिमिटेड है। अगर मैंने वो पैसे यहां पर फूड, शेल्टर, क्लॉथ देने के लिए लगा दिए गरीब लोगों को, ठीक है, तो उसकी वजह से अब पैसे हो गए कम। अगर मैं वहां पर नहीं लगाता तो हो सकता है उससे कोई नया स्कूल बन जाता, नया इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाता, नई कोई ट्रेन हम चला देते, ठीक है। तो हमेशा हमारे पास में जो रिसोर्सेज है, सरकार के पास में जो रिसोर्सेज है, बिजनेस फर्म्स के पास में रिसोर्सेज है, वो रहते हैं लिमिटेड। तो जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो हमेशा कंपेयर करते हैं अल्टरनेटिव्स और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को। सोर्सेज ऑफ डाटा, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, इकोनॉमिक सर्वे, कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का क्या मतलब है, जैसे मान लो कोई भी कंपनी है यार, मोबाइल फोन बनाती है, ठीक है, एप्पल है, तो वो हर साल अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है जारी करते हैं, जिसके अंदर वो ये बताते हैं उन्हें क्या लग रहा है, मार्केट के अंदर डिमांड क्या रहने वाली है, अगले 1 साल में उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। इकोनॉमिक सर्वे गवर्नमेंट की ही रिपोर्ट होती है जो बजट से पहले आती है, और बहुत सारी गवर्नमेंट रिपोर्ट्स आती रहती है जिसमें डाटा होता है, और उसी डाटा की मदद से ये देखा जाता है कि कौन सी चॉइस हमारे सामने बेस्ट है। नेक्स्ट हम यहां पर देखते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स। इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है। इकोनॉमी, इकोनॉमी का क्या मतलब है, प्रोडक्शन, यानी कि कोई चीज प्रोड्यूस हुई, क्या प्रोड्यूस होगा, गुड्स या सर्विसेज। डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे गुड्स प्रोड्यूस हो गए, कोई कार प्रोड्यूस हो गई, कोई कपड़े प्रोड्यूस हो गए, शूज प्रोड्यूस हो गए, वो सारे क्या है, गुड्स, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रहे। कंजम्पशन, उन्हें कंज्यूम कौन कर रहा है, किस तरह के लोग कर रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं उनका स्टेटस क्या है, उनकी इनकम क्या है। ये सारी चीजें जो है किसी कंट्री के अंदर अगर हमें स्टडी करनी होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, इकोनॉमी कहते हैं। इकोनॉमिक एंटिटीज, इसका क्या मतलब है, इकोनॉमिक एंटिटीज का मतलब है कि देखो प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन के अंदर जो एंटिटीज हिस्सा लेती हैं उसे हम इकोनॉमिक एंटिटीज कहते हैं। जैसे अगर प्रोडक्शन हो रही है तो वो किसी बंदे के लिए हो रही है, कोई कंज्यूम करेगा तो कंज्यूमर्स आ गए, जिसने उसे बनाया वो हो गए प्रोड्यूसर्स, जिसने अपना पैसा लगाकर लैंड के ऊपर गुड्स को प्रोड्यूस किया चाहे प्रॉफिट कमाने के लिए ही, जो बिजनेस थे वो हो गए एंटरप्राइजेस। गवर्नमेंट जो है वो रेगुलेट भी करती है और अपने बिजनेस भी चलाती है कई बार गवर्नमेंट, और साथ में आगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे अगर यहां पर एंटरप्राइजेस है तो उन्हें कई बार लोन चाहिए होता है, उन्हें कई बार अपने जो पैसे हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट चाहिए होता है, तो गवर्नमेंट भी उन्हें कुछ स्कीम्स के तहत कम इंटरेस्ट के ऊपर लोन भी देती है ताकि वो अच्छे से काम कर पाए। तो इकोनॉमिक एंटिटीज क्या है कि ये जो प्रोडक्शन हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है और कंजम्पशन हो रही है, उसके अंदर किन लोगों का रोल है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का रोल रहता है, जैसे बैंक वगैरह, गवर्नमेंट का रोल रहता है जो उसे रेगुलेट करती है, बिजनेस जो उन गुड्स और सर्विसेज को बना रहा है, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर्स। देन डाटा, डाटा का मतलब हमने समझ लिया, फैक्ट्स एंड स्टैटिस्टिक्स, जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस हमारे सामने है, बिना डाटा के हम किसी भी निष्कर्ष के ऊपर नहीं पहुंचते। सर्वे, अ सिस्टमैटिक मेथड ऑफ कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग डाटा, जैसे हम कहते हैं ना कि कोई सर्वे किया गया, पहले सर्वे किया, सर्वे का क्या मतलब होता है, लोगों से डाटा इकट्ठा किया, डाटा इकट्ठा करने के बाद में उसे यहां पर एनालाइज किया गया, उसे ही बोलते हैं सर्वे।
अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे सामने आती है, डेट इज स्कोप ऑफ वर्क ऑफ इकोनॉमिस्ट। जैसे मान लो कल को आप सोचते हो कि यार मैं इकोनॉमिस्ट बन जाता हूं, ठीक है, आज मैं 9th क्लास में हूं, कल को मैं इकोनॉमिस्ट बन जाता हूं, तो इकोनॉमिस्ट बनने के बाद में मेरा क्या रोल रहेगा? तो आपके 4 रोल रहेंगे कल को अगर आप इकोनॉमिस्ट बन जाते हैं। पहला, पॉलिसी मेकिंग, गाइडिंग गवर्नमेंट्स ऑन टैक्सेशन और वेलफेयर स्पेंडिंग। गवर्नमेंट के 2 काम होते हैं। पहला, या तो वो लोगों को सब्सिडीज देंगी, यानी कोई चीज सस्ते देंगी। जैसे मान लो गवर्नमेंट चाहती है कि यार चाइना के अंदर मोबाइल फोन्स बहुत ज्यादा बन रहे हैं, पर वो चाहते हैं यार इंडिया के अंदर काफी ज्यादा बने। अब इंडिया के अंदर अगर वो चाहते हैं प्रोडक्शन ज्यादा हो, तो वो क्या करेंगे, कोई ना कोई ऐसी स्कीम निकालेंगे और कहेंगे लोगों को कि अगर आप इंडिया के अंदर कोई मशीन खरीदते हो तो ऐसा करो, हम आपको सस्ती दिलवा देंगे, 20% सब्सिडी हम दे देंगे, तुम मशीन खरीदो। तो जैसे ही लोगों को लगेगा कि यार ये मशीन गवर्नमेंट की हेल्प से हमें सस्ती मिल रही है, सब्सिडाइज मिल रही है, तो हम यहां पर प्रोडक्शन करनी शुरू कर देते हैं। तो गवर्नमेंट को भी अल्टीमेटली पैसा चाहिए। अगर कोई चीज बनेगी तो वो कोई खरीदेगा तो उसके ऊपर टैक्स पे करेगा, तो वो टैक्स पे करने के बाद में वो पैसा, चाहे डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, आजकल जीएसटी लगता है हर चीज के ऊपर, वो किसके पास में जाएगा? सरकार के ऊपर। तो कल को आप इकोनॉमिस्ट बन जाते हैं तो आपके पास में ऑप्शन होगी पॉलिसी मेकिंग की। आप सरकार को बता सकते हैं कि कहां पर टैक्स लगाना है, कहां पर वेलफेयर स्पेंडिंग करनी है। दूसरा, बिजनेस कंसल्टिंग, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो आपके पास में आएंगी, वो पूछेंगी कि बताइए हमारी एफिशिएंसी कैसे बढ़ सकती है, हम कौन सा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें, कितनी क्वांटिटी में करें, क्योंकि रिसोर्सेज है लिमिटेड। तो कल को आप इकोनॉमिस्ट बन जाते हैं तो आपका यह काम भी हो सकता है। रिसर्च एंड एजुकेशन, स्टडिंग इकोनॉमिक ट्रेंड्स एंड टीचिंग अदर्स। पहला यह भी काम आप कर सकते हैं कि कल को आप टीचर बन जाएं, लोगों को ये सारी चीजें आप सिखाना शुरू कर दें। दूसरा, कि जो इकोनॉमिक ट्रेंड्स होंगे कि यार गवर्नमेंट को कल को प्रॉब्लम आ सकती है, उनके जो पैसे हैं उनको कैसे हमें यूटिलाइज करना है, उसके ऊपर रिसर्च करके भी आप चीजें बता सकते हैं। एंड लास्ट, फाइनेंस, एडवाइजिंग इन्वेस्टर्स ऑन वेयर टू इन्वेस्ट। जैसे आपने शेयर मार्केट का नाम सुना होगा, जैसे आपने सुना होगा कि लोग क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं, आपने सुना होगा लोग लैंड में इन्वेस्ट करते हैं। तो इकोनॉमिस्ट का यह भी काम होता है कि आपका जो पैसा है, आपके जो रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज किसी भी तरह के हो सकते हैं, आपके पास में खाली जमीन पड़ी है, ठीक है, तो आप इकोनॉमिस्ट के पास में जा सकते हैं उससे एडवाइस लेने की, यार मुझे एडवाइस दे कि मेरे पास में खाली लैंड है, इसका बेस्ट यूज कैसे करूं, मेरे पास में सरप्लस पैसे हैं, एक्स्ट्रा पैसे हैं, उसका यूज कैसे करूं कि और पैसे बने। तो इकोनॉमिस्ट के ये सारे काम होते हैं, ध्यान में रखना। अभी हमने ये पढ़ा था इकोनॉमिक सर्वे, आपने देखा होगा कि डाटा हमें कहां से मिलता है, तो इकोनॉमिक सर्वे से भी मिलता है। अभी हमें यहां पर सिर्फ इतना देखना है कि इकोनॉमिक सर्वे हमें यहां पर देखना है कि इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है। देखो, इकोनॉमिक सर्वे जो है एक एनुअल डॉक्यूमेंट होता है। भारत के अंदर हमेशा बजट जो है वो 1 फेब को रिलीज किया जाता है, उससे एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे हमारी सरकार पब्लिश करती है। इसे प्रिपेयर किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा और इसे पार्लियामेंट में रखा जाता है। पार्लियामेंट में रखने का क्या मतलब है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो सांसद है जिन्हें हमने चुना है, वो इसे देख पाए और साथ ही साथ में हमें भी पता चल जाए, जो देश के लोग हैं उन्हें भी पता चल जाए कि पिछले साल में देश की इकोनॉमी कैसी रही है। ध्यान में रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, पिछले साल की बात हो रही होती है इसमें। इट रिव्यूज द कंट्रीज इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द पास्ट ईयर। जैसे 2027 में अगर बजट आएगा फेब में, तो उससे एक दिन पहले जो इकोनॉमिक सर्वे आएगा उसमें 2026-27 के अंदर भारत की इकोनॉमी कैसी रही है उसके बारे में बात होगी। It reviews the country's economic performance during the past year and analyzes various sectors of the economy such as agriculture, industry, services and other areas like employment, inflation, education, health, infrastructure, etc. That means Ministry of Finance बजट पेश करने से पहले उस साल की इकोनॉमी की हेल्थ कैसे रही है, जो अलग अलग सेक्टर्स है भारत के अंदर, चाहे वो एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, सर्विसेज है, एम्प्लॉयमेंट है, कितने लोगों के पास में एम्प्लॉयमेंट है, कितने अनएम्प्लॉयड है, इन्फ्लेशन यानी कि कितने तेजी से प्राइसेस जो है बढ़ रहे हैं, एजुकेशन का क्या हाल है, हेल्थ का क्या हाल है, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हाल है, उस रिपोर्ट के अंदर सब कुछ लिखा होता है। और इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि चाहे मैं हूं, चाहे बिजनेस है, जिन्होंने बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने हैं, वो इससे देख लेंगे कि मार्केट की डिमांड क्या है, देश के अंदर पैसा कितना है,
देश में किस सेक्टर के अंदर ज्यादा डिमांड आ रही है, तो उसके अकॉर्डिंग जो डिसीजन है वो गवर्नमेंट भी ले सकती है। उसी डिसीजन के ऊपर गवर्नमेंट जो है बजट लेकर आती है। बजट का मतलब क्या होता है कि वो एक आउटले तैयार करते हैं कि गवर्नमेंट के पास में जो पैसा है उसे अगले साल वो किन किन कामों में खर्च करने वाले हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे उनकी एक्चुअल में मदद करता है। मदद कैसे करेगा, हमें पता चल जाएगा कि यार पिछले साल हम ये गोल अचीव नहीं कर पाए या ये गोल हमें अगले साल अचीव करना है। उस गोल को अचीव करने के लिए हम बजट के अंदर उसका पैसा जो है अलॉट कर देते हैं। इट डिस्कसेस फ्यूचर चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। इकोनॉमिक सर्वे के अंदर अगले साल या फ्यूचर के अंदर जो चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं या अपॉर्चुनिटीज है उसके बारे में बताया जाता है। दिस हेल्प्स पीपल अंडरस्टैंड हाउ द इंडियन इकोनॉमी इज परफॉर्मिंग एंड व्हाट स्टेप्स द गवर्नमेंट मे टेक टू इंप्रूव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये चीज क्लियर हो गई आपको कि यहां पर जो हमारी सरकार है और लोग हैं उनको इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट पढ़कर पता चल जाएगा कि पिछले साल सरकार ने इकोनॉमी को कैसे चलाया है, भारत की इकोनॉमी की हेल्थ कैसी है और क्या चीजें आगे हमें फेस करनी पड़ सकती है, कोई चैलेंज आ रहा है तो वो क्या होगा और उन्हें कैसे इंप्रूव करना है। इसी वजह से इन सर्वे और डाटा के बेसिस पर ही पॉलिसी रिलेटेड डिसीजन जो है सरकार लेती है। तो ध्यान में रखना, इकोनॉमिक सर्वे जो है एनुअल डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर बात होती है पिछले साल के अंदर भारत की इकोनॉमी कैसे रही और उसके अंदर सारे सेक्टर्स की बात की जाती है और यूनियन बजट से जस्ट पहले पार्लियामेंट के अंदर इसे पेश किया जाता है। तो ये चीज क्लियर हुई आपको। अभी ये जो स्लाइड है यहां पर इसमें वही चीज लिखी है जो मैंने अभी आपको समझाया है। ये एक तरह से आपके लिए नोट्स का काम करता है। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया जैसे कि बताया एनुअल रिपोर्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस प्रेजेंट करती है यूनियन बजट से जस्ट पहले और इसके अंदर बात होती है पास्ट ईयर के अंदर इकोनॉमी ने कैसे परफॉर्म किया है और अलग अलग सेक्टर्स की बात इसके अंदर होती है। पॉलिसी मेकर जो है इसके अकॉर्डिंग डिसीजंस लेते हैं। यूनियन बजट का जो ब्लूप्रिंट है इससे ही डिसाइड होता है। एक्सप्लेन्स इंडियाज इकोनॉमिक कंडीशन, भारत की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है। हेल्प्स आइडेंटिफाई फ्यूचर चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। मान लो आपने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा, आपको पता है कि यार कल को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डिमांड बढ़ने वाली है, तो आप कोई आइडिया सोच सकते हैं कि मैं इससे रिलेटेड काम करूंगा तो पैसे कमा सकता हूं। देन व्हाई डू इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अराइज। अभी देखो 3 प्रॉब्लम्स हमारे सामने आएंगी ही आएंगी और कोई भी इकोनॉमी है उसे इन 3 क्वेश्चंस का आंसर देना ही पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? पहला स्कार्सिटी है। स्कार्सिटी मतलब कमी है क्योंकि रिसोर्सेज है लिमिटेड और वांट्स है अनलिमिटेड। इस वजह से इन 3 क्वेश्चंस के आंसर हमें देने पड़ते हैं। 3 क्वेश्चंस क्या है? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। जैसे मान लो मैं चाहता हूं बिजनेस करना, ठीक है। अभी मैंने सोच लिया कि मुझे बिजनेस करना है, तो जब मुझे बिजनेस करना है तो सबसे पहले तो मैं ये सोचूंगा ना कि मुझे बिजनेस किस चीज का करना है। तो बिजनेस किस चीज का करना है इसे हमने कहा व्हाट टू प्रोड्यूस। तो मैंने सोच लिया कि यार मोबाइल फोन जो है ना इसकी डिमांड बहुत है, तो चलो मैं मोबाइल फोन ही प्रोड्यूस कर लूंगा। अब जैसे ही मैंने ये सोच लिया कि यार मैं मोबाइल फोन प्रोड्यूस करूंगा, मेरे सामने दूसरी प्रॉब्लम क्या आएगी? जब मुझे कोई बिजनेस करना है मेरे सामने ये आएगी कि यार मैं मोबाइल फोन प्रोड्यूस तो करना चाहता हूं पर कैसे करूंगा। तो दूसरी प्रॉब्लम है हाउ टू प्रोड्यूस। फिर मुझे इसका आंसर ढूंढना है, तो मैंने चलो यार इसका आंसर ढूंढ लिया कि यार मुझे कोई फैक्ट्री सेटअप करनी पड़ेगी, मुझे लैंड चाहिए, मुझे लेबर चाहिए, मुझे मशीन चाहिए, मुझे सॉफ्टवेयर चाहिए, फिर जाकर मैं मोबाइल फोन जो है प्रोड्यूस कर पाऊंगा। मुझे इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर भी मिल गए। देन तीसरा क्वेश्चन मेरे सामने फिर से आ जाएगा, वो ये आ जाएगा कि भाई मैं मोबाइल फोन बनाने तो लग गया हूं और मुझे ये भी पता है कि मोबाइल फोन ऐसे बनेगा, लेकिन मैं बना किसके लिए रहा हूं? क्योंकि अल्टीमेटली तो मैं अगर बिजनेस करना चाहता हूं तो उसे मैं कहीं पर तो बेचूंगा, कोई खरीदेगा तभी तो मेरी जो इन्वेस्टमेंट है उसका रिटर्न मिलेगा, मुझे पैसे मिलेंगे। तो यहां पर तीसरा क्वेश्चन आता है फॉर whom टू प्रोड्यूस, और इन सभी का आंसर देना बहुत जरूरी है इकोनॉमी के अंदर। क्योंकि भाई कोई चीज पैदा इसी वजह से हो रही है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यार मैं ये चीज पैदा कर रहा हूं। मान लो एक फार्मर है, वो बहुत सारी वीट पैदा कर रहा है, तो क्यों पैदा कर रहा है? इसी वजह से पैदा कर रहा है ना यार, उसकी डिमांड होगी, लोगों को गेहूं चाहिए रहेगी, बाले चाहिए रहेगा, मोबाइल फोन बन रहे हैं, तो कोई भी बिजनेस इसी तरह से मोबाइल फोन के ऊपर इन्वेस्ट करेगा ना कि यार मेरे इतने फोन बिक सकते हैं। तो तीनों क्वेश्चन के आंसर देने बहुत जरूरी है। पहला कि व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरा हाउ टू प्रोड्यूस एंड तीसरा फॉर whom टू प्रोड्यूस। जैसे मान लो मैंने कोई मोबाइल फोन निकाल दिया जिसकी कीमत है 10 लाख रुपए,
तो मुझे बताओ 10 लाख रुपए का मोबाइल फोन कौन लेगा? बहुत ही कम लोग, बहुत ही ज्यादा जो रिच लोग होंगे वो लेंगे। तो ऑलरेडी जो टारगेट कस्टमर है वो मेरा कम हो गया। तो जब भी कोई बिजनेस शुरू होता है, वो कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, वो सबसे पहले ये देखते हैं कि यार वो प्रोडक्ट किन के लिए बनाया जा रहा है, हमारी टारगेट ऑडियंस कौन है, और जो टारगेट ऑडियंस है उनका स्टेटस कैसा है, उनकी इनकम कैसी है। मान लो मैंने प्रोडक्ट बनाया मिडिल क्लास फैमिली के लिए, और मिडिल क्लास फैमिली के लिए जो मैं प्रोडक्ट बना रहा हूं उसके लिए कीमत रख रहा हूं 10 लाख रुपए, तो नहीं चलेगा ना। इसी वजह से ये तीनों क्वेश्चंस के आंसर इकोनॉमिक्स के अंदर हमें देने पड़ते हैं। ध्यान में रखना, 3 बेसिक क्वेश्चंस, व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हिच गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस्ड, हाउ मच शुड बी प्रोड्यूस्ड। जैसे कि मैंने आपको बताया, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हिच मेथड शुड बी यूज्ड, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। ध्यान से देखना, यहां पर 2 टर्म्स आ गई हैं। जब हम ये देखते हैं कि मुझे प्रोडक्शन कैसे करनी है, गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस कैसे करना है, तो मेरे सामने 2 ऑप्शंस होती हैं, लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव। कैपिटल का मतलब मैंने आपको क्या समझाया था? कैपिटल का मतलब समझाया था ऐसे ह्यूमन रिसोर्सेज जिनका हम यूज करते हैं और गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए। जैसे यहां पर जो मशीन्स है, जैसे कोई सॉफ्टवेयर है, जैसे कोई रोबोट है, तो ये सब किस में आएंगे? कैपिटल इंटेंसिव में आएंगे। लेबर इंटेंसिव में क्या आएगी? लेबर आएगी। जब मेरे सामने ये क्वेश्चन आया कि यार मुझे कैसे प्रोड्यूस करना है, जैसे मुझे मोबाइल फोन है कैसे प्रोड्यूस करने हैं, अब मुझे ये फैसला लेना पड़ेगा कि मैं लेबर इंटेंसिव मेथड चूज करूंगा या कैपिटल इंटेंसिव मेथड यूज करूंगा। अगर मैं लेबर इंटेंसिव मेथड यूज करता हूं, दैट मींस उसके अंदर लेबर का यूज ज्यादा होगा, और कैपिटल इंटेंसिव मेथड यूज करता हूं, दैट मींस उसके अंदर मशीन्स का यूज ज्यादा होगा। जैसे मान लो मैं यहां पर 100 लोगों को काम पे रख लेता हूं, ठीक है, 100 लोगों को काम पे रखता हूं और उन्हें मैं 1000 रुपीज पे कर रहा हूं पर डे का लगा लो आप। तो यहां पर ये कितना बन गया? ये बन गया 1 लाख, यानी कि महीने के अंदर मुझे 30 लाख रुपीज इन्हें पे करने पड़ेंगे। दूसरी तरफ मेरे पास में ऑप्शन है कि अगर मैं एक मशीन आती है 20 लाख रुपए की, वो खरीद लेता हूं, तो मुझे यहां पर जो लेबर है उसकी जरूरत कम पड़ेगी। तो 100 बंदे जो मैंने एम्प्लॉयमेंट जिनको दे रखी है वो कम हो जाएंगे, और मुझे यहां पर सिर्फ 20 लोगों की नीड होगी, और 20 लोगों को मैं 1000 पे करूंगा, तो ये कितना हो गया? 20,000 हो गया। और अगर आप इसे देखेंगे क्या कहते हैं 30 से मल्टीप्लाई करके, तो ये आपका हो जाएगा 6 लाख, ये आपका हो जाएगा 6 लाख। तो मैंने यहां पर क्या किया? मैंने किया कि यार अगर मैं सिर्फ लेबर से काम करवा रहा हूं तो मेरा महीने का खर्चा है 30 लाख, लेकिन अगर मैं 20 लाख की मशीन ले लेता हूं तो ये जो मशीन है 80 लोगों के बराबर काम करती है, तो मुझे यहां पर 20 बंदों की ही जरूरत पड़ेगी, और मेरा खर्चा आएगा 20 लाख प्लस 6 लाख, और फिर अगले महीने भी यही मशीन काम करेगी, तो ये लेबर को मुझे पैसे नहीं देने पड़ेंगे। तो मुझे ये डिसीजन लेना पड़ता है कि मेरे लिए बेस्ट क्या है, ज्यादा से ज्यादा लेबर रखूं प्रोड्यूस करने के लिए, या फिर ज्यादा से ज्यादा मशीन्स लूं। लेकिन कई बार मशीन्स बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है, तो अल्टीमेटली हमें लेबर की यूज ही लेनी पड़ती है, लेबर को ही रखना पड़ता है। फॉर हुम टू प्रोड्यूस, हु विल रिसीव द गुड्स। मैंने कोई गुड्स बना दिए, मैंने यहां पर मोबाइल फोन की पैदावार कर दी, मैंने यहां पर शूज बना दिए, लेकिन वो लेगा कौन, खरीदेगा कौन, इसका आंसर देना है। हाउ शुड दे बी डिस्ट्रीब्यूटेड। जब मैं ये बात कर रहा हूं कि कोई चीज किसके लिए बना रहा हूं, तो मुझे ये भी देखना होगा कि ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी। मैंने तो सोच लिया कि यार मैं मोबाइल फोन बना लूंगा, मिडिल क्लास फैमिली खरीद लेगी, लेकिन मिडिल क्लास फैमिली तक वो पहुंचेगा कैसे, इसका भी तो आंसर देना पड़ेगा। तो इन 3 क्वेश्चंस के बीच में ही सभी इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर निकलता है। अभी हम यहां पर स्टेप बाय स्टेप ये जो 3 क्वेश्चंस हैं उनके बारे में समझेंगे विद एग्जांपल्स भी। बेसिकली आपको तीनों क्वेश्चंस का पता चल गया ना, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है व्हाट टू प्रोड्यूस, चूजिंग द गुड्स एंड सर्विसेज दैट बेस्ट सैटिस्फाइज सोसाइटीज नीड्स। यानी कि जब हमें इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए कि क्या प्रोड्यूस करना है, तो हमारी कोशिश यही रहेगी ना कि यार सोसाइटी की जो नीड्स हैं, सोसाइटी जो चाहती है वही मैं प्रोड्यूस करूं, क्योंकि वो प्रोड्यूस करूंगा तभी तो वो चीज बिकेगी। एग्जांपल, फार्मर को डिसाइड करना है कि मुझे शुगर केन प्रोड्यूस करनी है या फिर मिलेट्स एंड पल्सेस प्रोड्यूस करनी है। अभी देखो, जो शुगर केन होती है इसे प्रोड्यूस करने के लिए वाटर बहुत ज्यादा चाहिए रहता है, मिलेट्स और पल्सेस को प्रोड्यूस करने के लिए वाटर कम चाहिए रहता है। तो अभी फार्मर को अगर पानी तो अभी तो ऐसे ही अवेलेबल है,
इजिली अवेलेबल है, वो कितना भी पानी यूज करके शुगर केन पैदा कर सकता है, क्योंकि शुगर केन में प्रॉफिट जो है ज्यादा होता है, मिलेट्स और पल्सेस में प्रॉफिट जो है कम होता है। लेकिन यहां पर ही एक टर्म आती है ट्रेड ऑफ, यहां पर ही एक टर्म आती है ट्रेड ऑफ। आज फार्मर का तो कोई पैसा नहीं लग रहा, लेकिन अगर वो पानी का ज्यादा यूज करेगा, शुगर केन की ज्यादा खेती करेगा, तो पानी का लेवल हो जाएगा कम। पानी का लेवल कम हो जाएगा तो फ्यूचर में फ्यूचर जनरेशन के लिए दिक्कत आएगी। इसी वजह से ये मेथड सस्टेनेबल नहीं होता। तो सरकार को यह भी देखना पड़ता है कि आज जिन चीजों की खेती हम कर रहे हैं, उसकी वजह से कल को फ्यूचर जनरेशंस को दिक्कत तो नहीं आएगी। जैसे राइस है, शुगर केन है, इनकी खेती में, इनकी पैदावार में पानी जो है बहुत ज्यादा लगता है। तो जैसे आप देख सकते हैं, अगर ये शुगर केन की खेती करेगा तो प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, पर पानी भी ज्यादा लगेगा और ये सॉइल को भी खराब करता है। मिट्टी जो है वो खराब होती है अगर हम शुगर केन की पैदावार करते हैं। तो शॉर्ट टर्म में तो प्रॉफिट अच्छा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये नुकसान है। इसे ही कहते हैं ट्रेड ऑफ। जैसे अगर आप रोज रात को सोना बंद कर दें और उसकी जगह पर पढ़ाई शुरू कर दें, तो शॉर्ट टर्म फायदा क्या है? शॉर्ट टर्म फायदा यह है कि आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म फायदा, नुकसान क्या है? लॉन्ग टर्म नुकसान है कि आपकी हेल्थ खराब हो सकती है। इसे ही हम बोलते हैं ट्रेड ऑफ। यहां पर आप देख सकते हैं ट्रेड ऑफ हो गया। लेस हेल्दी फॉर सॉइल इन द लॉन्ग रन, सपोर्ट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मतलब है कि यहां पर मिट्टी खराब नहीं होती। अगर हम मिलेट्स और पल्सेस उगा रहे हैं तो बहुत वर्षों तक उसी मिट्टी के ऊपर हम ये उगा सकते हैं। लेकिन शुगर केन जहां पर उगाई जा रही है, कुछ वर्षों के बाद में ऐसा होगा कि वहां की मिट्टी उतनी उपजाऊ नहीं रहेगी और पानी भी ज्यादा यूज होगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। चूज वाइजली फॉर अ बेटर फ्यूचर। इसे ही हम क्या कह रहे हैं? ट्रेड ऑफ कह रहे हैं। कई बार हम कोई चॉइस जो मेड करते हैं उसकी वजह से हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में हमें फायदा हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में कोई नुकसान भी फेस करना पड़ सकता है। देन फॉर whom to produce, resources are limited, so producers decide which group of consumers they want to serve। जैसे कि मैंने आपको बताया, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, जब हमने ये देख लिया कि हमें सोसाइटी की नीड्स को पूरा करना है, तब हमें ये भी डिसीजन लेना पड़ेगा कि ये जो गुड्स और सर्विसेज बना रहे हैं ये किसके लिए बना रहे हैं। डिसाइडिंग हु विल कंज्यूम द गुड्स, यानी ये जो गुड्स बना रहे हैं उसे कौन कंज्यूम करेगा। फैक्टर्स कंसीडर्ड, कंज्यूमर की नीड्स। देखो, अगर मैं कंज्यूमर की नीड को ध्यान में ही नहीं रखूंगा तो मैं कोई भी चीज प्रोड्यूस ही कैसे कर सकता हूं। अगर मुझे ये, जैसे कि मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी, मैंने अगर सोचा है कि जो मिडिल क्लास फैमिली है उसके लिए मैं मोबाइल फोन यहां पर बना रहा हूं, तो मुझे सोचना पड़ेगा कि यार मिडिल क्लास की नीड क्या है मोबाइल फोन को लेकर। उनकी नीड है कि ज्यादा से ज्यादा फीचर्स हो, लेकिन पैसे बहुत ज्यादा ना हो, तो वो ध्यान में रखना होगा। इनकम लेवल ध्यान में रखना होगा। अगर मैं मिडिल क्लास फैमिली के लिए बना रहा हूं तो मुझे पहले डाटा देखना पड़ेगा कि भारत के जो मिडिल क्लास परिवार है उनकी मंथली इनकम कितनी है, उनकी फैमिली इनकम कितनी है। वो मेरे पास में डाटा होगा तो मैं डिसाइड कर पाऊंगा कि कितने पैसे वो इजिली खर्च कर पाएंगे इन चीजों के लिए। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, हर बंदे के टेस्ट और प्रेफरेंसेस अलग है। जैसे एंड्रॉयड है, iOS है मोबाइल फोन्स के अंदर, इसी तरह से शूज है तो शूज की भी अलग अलग टाइप्स है। फॉर्मल शूज आते हैं, कैजुअल शूज आते हैं। तो यहां पर हर एक कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंस अलग होता है, मुझे उसको भी ध्यान में रखना होगा अगर मैं मोबाइल फोन बना रहा हूं। और सिर्फ यहां पर मोबाइल फोन बनाने की बात नहीं है, कुछ भी प्रोड्यूस कर रहा हूं तो मुझे ये सारे फैक्टर्स कंसीडर करने पड़ेंगे। उनका लाइफस्टाइल कैसा है, जैसे उनको इस चीज की कितनी जरूरत पड़ सकती है, हर महीने जरूरत पड़ती है, रोज पड़ती है, या साल में एक बार जरूरत पड़ती है। जैसे कुछ चीजें सीजनल होती है, जैसे मान लो एसी प्रोड्यूस करना है, ठीक है, तो मुझे पता है कि नॉर्थ इंडिया के अंदर काफी ज्यादा गर्मी होती है, तो एसी की नीड कब होगी? सिर्फ समर्स के अंदर होगी, विंटर्स के अंदर यूज नहीं होगा। तो उनका लाइफस्टाइल कैसा है, परचेजिंग पावर, यानी कि उनकी क्षमता कितनी है किसी चीज को परचेज करने की। जैसे कोई मिडिल क्लास फैमिली है, वो क्या करेगी? वो 40,000 तक मोबाइल फोन ले लेगी, 30,000 तक ले लेगी। अगर फोन 1.5 लाख का है, 2 लाख का है, तो वो बहुत बार सोचेंगे पैसे खर्च करने से पहले। अभी आप यहां पर देख सकते हैं जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ शूज होते हैं। तो अगर मुझे शूज ही बनाने हैं तो मुझे पहले यह सोचना होगा कि मैं शूज किसके लिए बना रहा हूं। क्योंकि अगर कोई एथलीट है तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि उसे लाइट वेट शूज चाहिए, फ्लेक्सिबल चाहिए, ग्रिप जो है अच्छी हो। अगर कोई बंदा ऑफिस जा रहा है उसको कंफर्टेबल शूज चाहिए होते हैं, वो लेदर शूज भी ले लेगा, वो कई बार हाई क्वालिटी, थोड़े महंगे भी होते हैं। अगर मैं स्कूल शूज बेचना चाहता हूं तो वो स्टूडेंट्स के लिए, तो वो ज्यादा फंकी नहीं होने चाहिए, सिंपल होने चाहिए, ड्यूरेबल होने चाहिए, अफोर्डेबल होने चाहिए, जिसे सब अफोर्ड कर सके। अगर मैं कैजुअल शूज बना रहा हूं तो वो डेली यूज के लिए होती है, कंफर्टेबल होने चाहिए, अफोर्डेबल होने चाहिए।
तो ये चीजें हैं, इकोनॉमिक्स इन्हीं सारी चीजों का आंसर देती है कि अगर मैंने सोच लिया मुझे शूज बनाने हैं, पहले मुझे मार्केट का सर्वे करना होगा, डाटा कलेक्ट करना होगा, फिर देखना होगा कि अगर मैं शूज बना रहा हूं तो किसके लिए बना रहा हूं। अगर मैं स्कूल शूज बना रहा हूं तो मैं बहुत ज्यादा महंगे नहीं रख सकता। अगर मैं ऑफिस वाले शूज बना रहा हूं तो मुझे पता है कि ये लोग ऑलरेडी कमा रहे हैं, तो इनके पास में पैसे हो सकते हैं, तो इन्हें मैं ज्यादा क्वालिटी दे दूंगा और पैसे भी ज्यादा चार्ज करूंगा। जो एथलीट्स हैं, ये प्रोफेशनल है, इनकी रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए, चाहे उसके लिए पैसे ज्यादा चार्ज कर लो। तो जो स्पोर्ट्स शूज है अच्छे वाले वो महंगे होंगे। कैजुअल शूज जो डेली वियर है, तो ये हर बंदे की नीड है, तो अफोर्डेबल होने चाहिए। तो ये सारी चीजें यहां पर आपको देखनी पड़ेंगी। देन यहां पर प्रोड्यूसर्स डिसीजन। प्रोड्यूसर्स डिसीजन का क्या मतलब है कि जो प्रोड्यूस कर रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज प्रोड्यूस करने से पहले प्रोड्यूसर को ये सारी चीजों को एनालाइज करना पड़ेगा, डाटा एनालाइज करना पड़ेगा कि कंज्यूमर को क्या चाहिए, उनकी इनकम कितनी है, मार्केट की डिमांड क्या है, परचेजिंग पावर कितनी है, और वेरी इंपॉर्टेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, मैंने सोच लिया मैं हाई क्वालिटी चीज दूंगा, लेकिन हाई क्वालिटी चीज बहुत महंगी बन रही है, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, और उतने पैसे मिडिल क्लास फैमिली वाले या जिनके लिए भी मैं टारगेट कर रहा हूं वो नहीं पे करना चाहते, तो चाहे प्रोडक्ट में दम होगा वो नहीं बिकेगी। ऑब्जेक्टिव मीट कंज्यूमर नीड्स, यानी प्रोडक्ट मुझे वही बनाना है जो कंज्यूमर को चाहिए। यूज रिसोर्सेज एफिशिएंटली, यानी चाहे पैसा है, चाहे लैंड है, चाहे लेबर है, सब लिमिटेड है, उसका यूज एफिशिएंटली कैसे करना है उसका डिसीजन लेना पड़ेगा और वेस्टेज ना हो। देन हाउ टू प्रोड्यूस, आफ्टर डिसाइडिंग व्हाट टू प्रोड्यूस, प्रोड्यूसर्स डिसाइड हाउ टू प्रोड्यूस इट। ठीक है, मैंने पहले ये सोच लिया कि मुझे क्या बनाना है, फिर मैंने ये सोच लिया कि मैं किसके लिए बना रहा हूं। जैसे मोबाइल फोन थे, मैंने पहले सोचा मैं मोबाइल फोन बनाऊंगा, फिर मैंने सोचा मैं मिडिल क्लास फैमिली के लिए बनाऊंगा। अब मुझे इसका भी आंसर देना है कि मैं बनाऊंगा कैसे। आफ्टर डिसाइडिंग व्हाट टू प्रोड्यूस, प्रोड्यूसर्स डिसाइड हाउ टू प्रोड्यूस इट। दिस इन्वॉल्व्स चूजिंग प्रोडक्शन मेथड, कि मैं बनाऊंगा कैसे, मेरे रिसोर्सेज क्या क्या यूज होंगे, टेक्नोलॉजी कौन सी यूज होगी, और उसके अंदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या रहेंगे। जनरली जो आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो 4 रहते हैं। कौन से 4 रहते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी। जनरली किसी भी चीज को अगर आप प्रोड्यूस करना चाहते हैं, उसे प्रोड्यूस करने के लिए 4 चीजें चाहिए रहती है। जैसे मैंने सोच लिया कि यार मुझे मोबाइल फोन प्रोड्यूस करने हैं, तो मुझे सबसे पहले लैंड चाहिए होगी, उसे प्रोड्यूस करने के लिए लेबर चाहिए होगी, उसे प्रोड्यूस करने के लिए मुझे टेक्नोलॉजी भी चाहिए, कुछ सॉफ्टवेयर चाहिए, कैपिटल चाहिए होगी, कैपिटल का मतलब कुछ मशीन चाहिए होंगी। ये 4 चीजें इंपॉर्टेंट होती है कुछ भी प्रोड्यूस करने के लिए। और लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव में आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं कि जब भी मैं ये डिसाइड कर रहा हूं कि मुझे कैसे प्रोड्यूस करना है, तो मुझे ये भी देखना होगा कि ज्यादा लेबर मुझे चाहिए या फिर ज्यादा मुझे टेक्नोलॉजी चाहिए। मोर वर्कर्स, लेबर इंटेंसिव के अंदर वर्कर ज्यादा होंगे, मशीनरी कम होगी। एग्रीकल्चर और हैंडीक्राफ्ट्स, जहां पर हाथों के काम होते हैं, वहां पर ये चीजें चल जाती है। कैपिटल इंटेंसिव के अंदर क्या होगा? वर्कर्स कम होंगे, ज्यादा काम जो है मशीन और टेक्नोलॉजी करेगी। जैसे जहां पर भी कार्स बनती हैं, वहां पर आप देखेंगे मशीन ज्यादा काम कर रही हैं, वर्कर्स कम काम कर रहे हैं। जैसे ऑटोमोबाइल, स्टील इंडस्ट्रीज। फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्शन टेक्निक। अभी आप यहां पर देख सकते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी प्रोडक्शन की जो टेक्निक है उसे इफेक्ट कर सकते हैं। जैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कैपिटल क्या है? टेक्नोलॉजी मेरी कैपिटल है। इसी तरह से मशीन्स जो है मेरी कैपिटल है। अगर तो मशीन्स सस्ती है, ठीक है, मशीन्स सस्ती है तो मैं मशीन्स का यूज कर लूंगा, लेबर का यूज कम करूंगा। लेकिन अगर मान लो मशीन्स बहुत ज्यादा महंगी है, बहुत ज्यादा महंगी आ रही है, तो मैं उसे अफोर्ड अभी नहीं कर सकता, तो मैं सोचूंगा कि यार मशीन नहीं लेता हूं, मैं लेबर से ही काम करवा लेता हूं, चाहे प्रोडक्शन कम होगी, लेकिन अभी मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। तो कोई भी बंदा जब प्रोड्यूस करता है कोई चीज, वो पहले देखेगा कि भाई खर्चा कितना आ रहा है, अवेलेबल टेक्नोलॉजी उस कंट्री के अंदर, उस जगह के अंदर वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल भी है या नहीं। नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, यानी जो मैं प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा हूं उसका नेचर कैसा है। अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर एंड लेबर कॉस्ट। अभी कई जगह पर ऐसा हो सकता है कि लेबर ही महंगी हो, तो बंदा ये सोच सकता है भाई अगर लेबर ही महंगी है, लेबर कॉस्ट ही महंगी है, तो मैं यहां पर मशीन ही ले लेता हूं। तो कोई भी बंदा कोई चीज प्रोड्यूस करने से पहले, डिसीजन लेने से पहले ये सारे फैक्टर्स को एनालाइज करेगा। गवर्नमेंट लॉज एंड रेगुलेशंस,
जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि गवर्नमेंट कुछ चीजों में हेल्प भी करती है, और जब उन्हें लगता है कि बहुत सारे लोग वही चीज कर रहे हैं तो फिर वो उन्हें बांध भी लेती है ताकि उतनी ज्यादा प्रोडक्शन ना हो। जैसे मान लो कि गवर्नमेंट है, अगर उन्होंने ये सोच लिया कि यार चाइना बहुत ज्यादा मोबाइल बना रही है, दूसरे देश टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा अच्छा कर रही है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इंडिया में जो भी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करेगा, नई टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करेगा, उनके लिए लॉज बनाएगी, उनको किसी तरह से फायदा पहुंचाने की कोशिश करेगी ताकि हम भी आगे बढ़ सके। तो जब भी कोई प्रोड्यूस होती है चीज, उसके अंदर ये सारे फैक्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि भाई लेबर अगर है तो उसकी कॉस्ट क्या है, मशीन्स है, कैपिटल है तो उसकी कॉस्ट क्या है, मैं जो प्रोडक्ट बना रहा हूं वो कैसा है, वहां पर टेक्नोलॉजी अवेलेबल है कि नहीं, गवर्नमेंट उसमें सपोर्ट कर रही है या नहीं, तो ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। जैसे मैंने आपको बताया, अगर मशीन्स एक्सपेंसिव होंगी तो मैं लेबर इंटेंसिव मेथड यूज कर लूंगा, अगर मशीन्स अफोर्डेबल होंगी, सस्ती होंगी, तो मैं कहूंगा कि यार लेबर रहने देता हूं, मैं मशीन्स का यूज कर लूंगा, ऑटोमेशन कि खुद ब खुद काम होता रहे। डिजाइनर प्रोडक्ट्स हैं अगर, उसके लिए मुझे स्किल्ड लेबर चाहिए, तो कई बार स्किल्ड लेबर नहीं मिलती। मास प्रोडक्शन है तो मास प्रोडक्शन हमेशा मशीन से होगी। मान लो मुझे इस तरह की टी शर्ट बनानी है, और मुझे इस तरह की टी शर्ट बनानी है बहुत ज्यादा, 1 लाख यूनिट्स इस टी शर्ट के बनाने हैं, तो वो हाथों से नहीं बन सकते। जो हाथों से बनेंगी ना टी शर्ट्स, वो सारी एक जैसी नहीं हो सकती, लेकिन जो मशीन्स हैं वो हमेशा मास प्रोडक्शन करने में मदद करती हैं। मशीन से आप लगातार एक जैसी चीजें बना सकते हो, लेकिन मशीन्स कई बार होती हैं महंगी। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, प्रोडक्शन के 4 फैक्टर्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए, ध्यान में रख लेना। LLCT, लैंड, लेबर, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, चारों चीजों के बारे में बता चुका हूं। इन 4 फैक्टर्स को ही एनालाइज करके डिसीजन लेना पड़ता है कि मुझे कैसा प्रोडक्ट बनाना है और कौन सा मेथड मुझे यहां पर यूज करना है। अगर लेबर सस्ती है तो लेबर इंटेंसिव मेथड, कैपिटल सस्ती है तो कैपिटल इंटेंसिव मेथड, लैंड तो मुझे चाहिए ही रहेगा और टेक्नोलॉजी मुझे चाहिए ही रहेगी अगर मुझे अच्छे से काम करना है। तो अभी हम यहां पर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इकोनॉमिक सिस्टम्स एंड चॉइस। अभी तक हमने ये देखा कि अगर हमें कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करनी है तो 3 क्वेश्चंस के आंसर देने पड़ रहे हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। अभी हमें यहां पर ये देखना होगा कि यार कौन से ऐसे इकोनॉमिक सिस्टम है, और इकोनॉमिक सिस्टम होते क्या, पहले उसे समझ लो। कोई भी गुड्स जो है, सर्विसेज जो है प्रोड्यूस हुए, अभी उसे प्रोड्यूस करने के लिए जो रिसोर्सेज की एलोकेशन है, कल को उसके प्राइसेस क्या होंगे, उसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो उसके लिए कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो हर कंट्री, हर गवर्नमेंट अलग रूल्स, अलग लॉज जो है फॉलो करती है। तो किस तरह से चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं, रिसोर्सेज जो है एलोकेट हो रहे हैं, कैसे वो चीजें डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक सिस्टम कहते हैं। और 3 तरह के इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं जिसमें से हमें चॉइस करनी होती है। कौन से 3 इकोनॉमिक सिस्टम है? पहला है प्लान्ड इकोनॉमी, दूसरा है मार्केट इकोनॉमी, तीसरा है मिक्स्ड इकोनॉमी। तीनों का बेसिक डिफरेंस समझ लेना। प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट के पास में ही सारा कंट्रोल रहता है, यानी कि गवर्नमेंट ही यहां पर रिसोर्सेज को एलोकेट करेगा, गवर्नमेंट ही यहां पर डिसाइड करेगी कि व्हाट टू प्रोड्यूस, गवर्नमेंट ही यहां पर डिसाइड करेगी फॉर हुम टू प्रोड्यूस, और उस रिसोर्सेज को कहां पर एलोकेट करना है, किससे क्या प्रोड्यूस करवाना है, वो सब कुछ ही गवर्नमेंट डिसाइड करती है। अगर सब कुछ किसी इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट करे, ठीक है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, प्लान्ड इकोनॉमी कहते हैं। दूसरी है मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी के अंदर क्या होता है, मार्केट इकोनॉमी के अंदर जो गवर्नमेंट है उसका रोल उतना नहीं रहता। यहां पर गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करती, यहां पर मार्केट खुद डिसाइड करती है कि क्या पैदा करना है, कितनी मात्रा में पैदा करना है और किसके लिए पैदा करना है। मार्केट का मतलब है कि जो भी बंदा प्रोड्यूस करना चाह रहा है, जैसे मैं हूं, कोई भी बिजनेस ओनर है, वो खुद यहां पर डिसाइड करेगा, और वो डिसाइड करेगा डिमांड और सप्लाई के ऊपर, यानी यहां पर गवर्नमेंट का रोल नहीं रहता है। और तीसरी होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। पहले तो आप मुझे ये बताओ कि अगर सिर्फ गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा तो उसका क्या फायदा है और क्या नुकसान है। देखो, अगर सिर्फ गवर्नमेंट का रोल रहेगा तो इसका मतलब कंपटीशन जो है वहां पर कम हो जाएगा। ध्यान से समझना, वहां पर कंपटीशन जो है कम हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ही अकेले चीजें प्रोड्यूस कर रही है। मान लो कि गवर्नमेंट कहे कि मैं ही टी शर्ट्स प्रोड्यूस करूंगी, मैं किसी और को परमिशन देती ही नहीं यहां पर टी शर्ट्स को प्रोड्यूस करने की, तो इससे होगा क्या, आपको एक ही क्वालिटी की टी शर्ट्स देखने को मिलेंगी। अगर अलग अलग क्वालिटी की मिलेंगी भी तो वो गवर्नमेंट ही प्रोड्यूस कर रही है,
और कोई प्रोड्यूस कर ही नहीं रहा, अलग अलग ब्रांड्स एग्जिस्ट ही नहीं करते। गवर्नमेंट ने कह दिया कि मोबाइल फोन जो है सिर्फ हम प्रोड्यूस करेंगे, कोई कंपनी जो है इंडिया के अंदर मोबाइल फोन नहीं बेच सकती, हम मोबाइल फोन प्रोड्यूस करेंगे। अब गवर्नमेंट ही जब मोबाइल फोन प्रोड्यूस कर रही है तो आपके पास में भी एज अ कंज्यूमर चॉइस नहीं बचेगी, चॉइस नहीं बची ना, क्योंकि सिर्फ गवर्नमेंट ही प्रोड्यूस कर रही है। अगर गवर्नमेंट खुद प्रोड्यूस नहीं कर रही तो वो रिसोर्सेज एलोकेट कर रही है, किसी को लाइसेंस दे रही है और वो गवर्नमेंट के कहने पर ही प्रोड्यूस कर रहा है, तो इससे क्या होता है, कंपटीशन जो है कम हो जाता है। दूसरी तरफ है मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी के अंदर क्या होता है कि मार्केट खुद डिसाइड करती है। जैसे मैं हूं, मान लो मैंने कोई नया ब्रांड बना दिया मोबाइल फोन का, उसी तरह से सैमसंग है, उसी तरह से एप्पल है, तो उन्होंने क्या देखा कि यार हर बंदों को मोबाइल फोन की जरूरत है, डिमांड है, तो यहां पर कंपटीशन ज्यादा होगा और आपके पास में चॉइसेस भी ज्यादा होंगी, क्योंकि मार्केट इकोनॉमी के अंदर क्या प्रोड्यूस करना है, कितनी मात्रा में प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, ये मार्केट डिसाइड करती है। तो यहां पर अलग अलग ब्रांड्स आपको देखने को मिलेंगे, अलग अलग चॉइसेस आपको देखने को मिलेगी। इसका फायदा क्या होगा, फायदा होगा आपको अच्छी क्वालिटी मिल सकती है। फायदा क्या होगा, अच्छी क्वालिटी आपको यहां पर मिल सकती है। जैसे आपको पता है कि यार अंबानी के पास में बहुत पैसा है, तो 2016 के अंदर उन्होंने जियो लॉन्च कर दिया, तो जियो को कर दिया फ्री। जब जियो को फ्री कर दिया तो बाकी जो एयरटेल है, आइडिया है, डोकोमो चलता था, बहुत सारे क्या कहते हैं टेलीकॉम ऑपरेटर्स हुआ करते थे, उनका काम यहां पर काफी ज्यादा कम हो गया। तो क्यों कम हो गया, क्योंकि यहां पर इंडिया के अंदर अलग अलग ब्रांड जो है अपना प्रोडक्ट लेकर आ सकता है आपके सामने। जब वो अलग अलग प्रोडक्ट आपके सामने लेकर आ सकते हैं तो कंपटीशन है, हर कंपनी के ऊपर प्रेशर है कि मुझे अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर करना है, और अच्छा प्रोडक्ट भी एक अच्छी कॉस्ट के ऊपर डिलीवर करना है, अदरवाइज लोगों के पास में ऑप्शन होगी। मान लो ये टी शर्ट है, ये 1000 रुपीज की आ रही है, आपको सेम क्वालिटी की टी शर्ट अगर 700 की मिलेगी तो आप वो लेने चले जाएंगे, लेकिन ये पॉसिबल तभी है अगर वहां पर चॉइसेस बहुत सारी है। तो मार्केट इकोनॉमी के अंदर क्या होता है, मार्केट इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है वो नहीं रहता है। वहां पर क्या प्राइस पे कोई चीज बिकेगी, क्या बिकेगा, क्या मार्केट के अंदर आएगा, वो मार्केट खुद डिसाइड करती है। अभी मुझे बताइए कि दोनों इकोनॉमीज में से कौन सी इकोनॉमी अच्छी है। ऑब्वियसली आपको मार्केट इकोनॉमी जो है ज्यादा अच्छी लग रही होगी, लेकिन बहुत सारी इकोनॉमीज जो वर्ल्ड की है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। मिक्स्ड इकोनॉमी क्यों है, क्योंकि देखो यार कुछ चीजें ऐसी होती है जिनमें गवर्नमेंट का कंट्रोल होना जरूरी है। जैसे मान लो मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर क्या होता है कि गवर्नमेंट के पास भी कंट्रोल रहता है और मार्केट के पास में भी रहता है, इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन कैसे, जैसे मान लो एजुकेशन है, ठीक है, अभी एजुकेशन के अंदर गवर्नमेंट स्कूल भी है और प्राइवेट स्कूल भी है। अगर मान लो कंट्री के अंदर सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल होते तो आपके पास में कोई ऑप्शन ही नहीं बचती। अगर गवर्नमेंट स्कूल ही सिर्फ होते, प्राइवेट स्कूल होते ही नहीं, तो इसे हम कहते प्लैंड इकोनॉमी, तो आपके पास में चॉइस ही नहीं बचती। तो गवर्नमेंट जैसे टीचर्स अपॉइंट करेगा आपको उनसे ही पढ़ना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स होते तो इसका मतलब वो होती मार्केट इकोनॉमी। तो अगर सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स हैं तो प्राइवेट स्कूल अपने हिसाब से पैसे चार्ज करेंगे, प्रोडक्ट को महंगा बेचेंगे, गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा ही नहीं। तो ये दोनों ही चीजें गलत है, मतलब दोनों ही चीजें एक्सट्रीम है। इसी वजह से मिक्स्ड इकोनॉमी होती है। जैसे आपकी सिटी के अंदर गवर्नमेंट स्कूल भी है, प्राइवेट स्कूल भी है, अब आपके पास में चॉइस हो गई। प्राइवेट स्कूल अगर फीस ज्यादा ले रहा है तो भाई आपके पास में ऑप्शन है कि मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ लूं, या बहुत सारे बच्चे हैं जो फीस अफोर्ड नहीं कर पाते तो वो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ सकते हैं। सरकार को पता है कि यार कुछ चीजों के ऊपर हमारा कंट्रोल होना चाहिए। जैसे मान लो अगर मैं एग्जांपल लूं, एक और बढ़िया सी एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैं बात करता हूं ट्रेन की, यानी कि हमारे रेलवे की। तो रेलवे का कंट्रोल किसके पास में है, रेलवे का कंट्रोल है भारत में गवर्नमेंट के पास में। तो जिन चीजों के ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा तो गवर्नमेंट क्या चाहती है यार, किसी भी पब्लिक को ना एक्सक्लूड ना किया जाए, किसी भी पब्लिक को एक्सक्लूड ना किया जाए। अभी मान लो रेलवे है, रेलवे चली गई अंबानी के पास में, रेलवे चली गई किसी प्राइवेट बंदे के पास में, तो होगा क्या, वो अपने हिसाब से रेलवे चलाएगा। उसके फायदे भी हो सकते हैं, नुकसान भी हो सकते हैं। सबसे पहला नुकसान तो यही होगा कि अगर किसी एक बंदे के पास में कंट्रोल है तो वो पैसे ज्यादा चार्ज करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट जब किसी चीज का कंट्रोल अपने पास में रखती है
तो कल को उसे पावर में भी आना है, भारत के अंदर डेमोक्रेसी है, उसे इलेक्शन जीत कर वापस भी आना है, तो जिसके ऊपर भी गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा, गवर्नमेंट उसमें फैसिलिटी आपको अच्छी प्रोवाइड करने की कोशिश करेगी, लेकिन कम कॉस्ट के ऊपर। और अगर रेलवे किसी प्राइवेट बंदे के पास में चली गई और रेलवे महंगी हो गई, तो आप रेलवे से ट्रेवल ही नहीं कर पाएंगे। आम बंदे के लिए, गरीब बंदे के लिए वो चीज मुश्किल हो जाएगी। इसी वजह से आप देखेंगे कि भारत के अंदर मिक्स्ड इकोनॉमी है और बहुत सारी कंट्रीज के अंदर आपको मिक्स्ड इकोनॉमी ही देखने को मिलेगी। इस चीज से आपको क्लियर हो गया होगा। प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर क्या होता है, चाहे प्राइसेस है, चाहे रिसोर्सेज है, डिस्ट्रीब्यूशन है, सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में है। मार्केट इकोनॉमी के अंदर क्या है कि मार्केट डिसाइड करती है, और मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट का भी रोल है, मार्केट का भी रोल है। हम यहां पर प्लान्ड इकोनॉमी की देखते हैं। प्लान्ड इकोनॉमी की डेफिनेशन आप देख सकते हैं, एन इकोनॉमिक सिस्टम वेयर द गवर्नमेंट कंट्रोल्स, यानी कि कंट्रोल किसका है, गवर्नमेंट का है। अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज के एलोकेशन कैसे करनी है, प्रोडक्शन के डिसीजंस, प्राइसेस क्या होंगे, कोई चीज कितने प्राइस पर बिकेगी, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, वो सब कुछ कौन डिसाइड करेगा, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। फायदा क्या होगा, फीचर्स क्या होते हैं, फायदा बाद में देखते हैं, पहले फीचर्स देखते हैं इसके। सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एक अथॉरिटी बना देती है जो सारी चीजों को रेगुलेट करती है। गवर्नमेंट ऑनरशिप ऑफ मेजर रिसोर्सेज, सभी रिसोर्सेज की ऑनरशिप गवर्नमेंट के पास में होगी। प्राइवेट ऑनरशिप बहुत ज्यादा कम होती है, यानी कि आप खुद के लेवल के ऊपर काम नहीं कर सकते। अगर काम करना भी है तो आपको लाइसेंस या परमिशन लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट से ही, यानी अल्टीमेटली गवर्नमेंट ही इस इकोनॉमी के अंदर आपको कंट्रोल करती है। प्रोडक्शन बेस्ड ऑन गवर्नमेंट प्लान्स, यानी कि जो गवर्नमेंट है, सरकार है, उसके अकॉर्डिंग ही चीजें चलेंगी उस वाली कंट्री के अंदर। अगर गवर्नमेंट कहेगी कि आप प्रोडक्शन करेंगे तो आप करेंगे, अगर उन्होंने कहा कि आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा तो आप नहीं कर पाएंगे, अगर गवर्नमेंट ने कहा कि इस प्राइस के ऊपर आप नहीं बेच सकते तो आप नहीं बेच पाएंगे। अभी एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस। एडवांटेजेस क्या है, रिसोर्सेज का बेटर कंट्रोल होता है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास में सारा डाटा है, सब कुछ है, तो रिसोर्सेज को अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं। फोकस ऑन सोशल वेलफेयर, गवर्नमेंट को कल को इलेक्शन जीत कर आनी है तो उनका ध्यान होगा सोशल वेलफेयर के ऊपर कि यार चीजें सस्ती बांट दे। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, गवर्नमेंट का ध्यान होगा कि भाई हर बंदे तक वो चीज पहुंच सके, ऐसा ना हो कि नॉर्मल पब्लिक को एक्सक्लूड कर दिया जाए। लेकिन इसके नुकसान क्या है, नुकसान है कंपटीशन ही नहीं होगा, इनोवेशन ही नहीं होगी, मोटिवेशन ही नहीं होगी एंटरप्राइजेस के पास में काम करने की। क्योंकि अगर मैंने लाइसेंस दे भी दिया, मान लो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट हूं, सेंट्रल अथॉरिटी हूं, मैंने दो बंदों को लाइसेंस दे दिया टी शर्ट बनाने का, लेकिन मैंने दोनों को कहा है कि यार तुम जो टी शर्ट बनाओगे ना वो इस प्राइस से ऊपर नहीं बेच सकते, तो उनके पास में कोई मोटिवेशन ही नहीं है। क्योंकि किसी के पास में भी मोटिवेशन काम करने की तभी आती है कि उसको उससे इन रिटर्न पैसा मिलेगा। अगर वो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बेचेगा, ज्यादा लोग खरीदेंगे, तो उसे यहां पर पैसा मिलेगा और वो यहां पर इनोवेट करना चाहेगा, दूसरी कंपनी से और ज्यादा अच्छा करना चाहेगा। लेकिन प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर सब कुछ गवर्नमेंट के पास में है और गवर्नमेंट का फोकस सोशल वेलफेयर के ऊपर ज्यादा हो जाता है, तो कंपटीशन नहीं होगा, इनोवेशन नहीं होगी, मोटिवेशन नहीं होगी और लिमिटेड कंज्यूमर चॉइस, यानी आप और मैं, हमारे पास में चॉइसेस भी नहीं होंगी। जैसे प्राइवेट स्कूल्स है आपके सिटी के अंदर तो बहुत सारे हैं, तो कितनी चॉइसेस है, अगर प्राइवेट स्कूल होते ही ना तो चॉइसेस ही ना होती। मार्केट इकोनॉमी, एन इकोनॉमिक सिस्टम वेयर मार्केट फोर्सेस डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड, यानी कि यहां पर मार्केट खुद डिसाइड करती है कि क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, उसके क्या प्राइसेस होंगे और क्या रिसोर्स एलोकेशन होगा। डिमांड एंड सप्लाई का सिंपल सा मतलब है कि लोगों को किस चीज की जरूरत है, तो जैसे ही कोई बिजनेस वाला बंदा देखेगा कि यार लोगों को इस चीज की जरूरत पड़ रही है, वो उसे पैदा करना शुरू कर देगा, वो उसे बनाना शुरू कर देगा, डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देगा। रोल ऑफ गवर्नमेंट वेरी इंपॉर्टेंट। जब हमने प्लान्ड इकोनॉमी की बात की तो उसमें गवर्नमेंट का रोल जो है बहुत ज्यादा था, कंप्लीट रोल गवर्नमेंट का था। अब मार्केट इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट का रोल क्या होता है, ध्यान से देखना, मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर। यहां पर गवर्नमेंट कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रही, लेकिन वो कह रही है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन का क्या मतलब है, मान लो मैंने सोच लिया कि मैं कोई हेल्थ ड्रिंक जो है बेचूंगा मार्केट इकोनॉमी के अंदर और लोग उसे खरीद भी रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट का यहां पर काम है ये देखना कि क्या उसके ऊपर प्रॉपर मैंने मेंशन किया है लेबल कि उसके अंदर क्या क्या चीजें डाली हैं हेल्थ ड्रिंक के अंदर, क्या मैं कोई धोखाधड़ी तो नहीं कर रहा, क्या मैं कोई फॉल्स मार्केटिंग तो नहीं कर रहा। उन सारी चीजों का कंट्रोल अल्टीमेटली गवर्नमेंट ही करेगी। जैसे मान लो प्राइवेट स्कूल है, चाहे प्राइवेट स्कूल अपने हिसाब से चार्जेस लेते आपसे,
लेकिन उसकी भी लिमिटेशन है। गवर्नमेंट कल को उनको रेगुलेट कर सकती है अगर कोई वो गलत काम कर रहे हैं तो। प्रोवाइड्स पब्लिक गुड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि अगर गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि भाई कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि पब्लिक के लिए जरूरी है, जैसे मान लो रोड्स, अगर रोड्स किसी की पर्सनल हो गई, रोड्स या इंफ्रास्ट्रक्चर किसी का पर्सनल हो गया, कोई ब्रिज है, मान लो क्या कहते हैं मैं किसी गांव में रहता हूं, वहां पर मैंने ही ब्रिज बना दिया और मैंने कह दिया कि भाई ये मेरा ब्रिज है, कोई इससे नहीं निकल सकता, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं। चाहे मार्केट इकोनॉमी है तो गवर्नमेंट यहां पर क्या करेगी कि यार जो पब्लिक गुड्स है, जैसे पार्क हो गए, जैसे रोड्स हो गई, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, वो जरूर सबको मिलना चाहिए। डजंट डायरेक्टली कंट्रोल प्राइसेस और प्रोडक्शन, यानी यहां पर गवर्नमेंट के पास में मार्केट इकोनॉमी में कोई रोल नहीं रहता है प्राइसेस को कंट्रोल करने का। जैसे आपके प्राइवेट स्कूल है, वो उनको ये नहीं कहेंगे कि यार फीस कम कर लो, लेकिन वो ये ध्यान जरूर रखेंगे कि आपको कोई गलत काम तो नहीं कर रहे लॉ एंड ऑर्डर के अगेंस्ट जाकर। तो ध्यान में रखना ये चीज कि मार्केट इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट का रोल क्या रहता है। रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ओनरशिप इन मार्केट इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी की बात हो रही है। गवर्नमेंट का रोल एंश्योर्स सेफ्टी एंड लॉ एंड ऑर्डर विदाउट कंट्रोलिंग प्राइसेस, यानी प्राइसेस के ऊपर गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर रही है, लेकिन वो ये कंट्रोल कर रही है कि कोई फॉल्स मार्केटिंग तो नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो और सही से चीजें इंप्लीमेंट हो। वो अल्टीमेटली गवर्नमेंट का ही काम है मार्केट इकोनॉमी के अंदर। प्राइवेट ओनरशिप, इंडिविजुअल्स एंड एंटरप्राइजेज ऑन फैक्ट्री, शॉप्स एंड लैंड, यानी कि यहां पर ओनरशिप किसके पास में है? इंडिविजुअल्स के पास में है, जो बिजनेस है, एंटरप्राइजेज है, उनके पास में है। फैक्ट्रीज भी उनकी है, शॉप्स भी उनकी है, लैंड भी उनका है, काम भी वो कर रहे हैं। अभी फीचर्स क्या है मार्केट इकोनॉमी के कि ओनरशिप हो गई प्राइवेट, जैसे मैंने सोचा मैं काम करूंगा, मैंने अपना लैंड खरीदा, काम करना शुरू किया, उसकी ओनरशिप मेरी है। कंपटीशन अमंग प्रोड्यूसर्स, मैं कुछ प्रोड्यूस कर रहा हूं, कल को कोई और बंदा आ गया वो भी प्रोड्यूस कर रहा है, तो कंपटीशन हो गया। मुझे पता है कि यार मुझे अच्छी चीज प्रोड्यूस करनी है। कंज्यूमर चॉइस, जैसे मार्केट के अंदर बहुत सारी रेफरेंस बुक्स है तो आपके पास में चॉइस है, अगर बुक ही नहीं होंगी, एक ही बुक होगी तो आपके पास में चॉइस ही नहीं बचेगी। देन हमारे पास में क्या है? इनोवेशन। मार्केट इकोनॉमी का फायदा क्या है कि इनोवेशन होती रहती है और आपको बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो है मिलते हैं और कम दाम पर मिलते हैं। सिंपल सी बात है, आज मैं ये टी शर्ट 1000 रुपीज की अगर बेचना चाहता हूं तो होगा क्या? कोई और बंदा आएगा, वो कहेगा कि यार मैं सेम क्वालिटी की टी शर्ट जो है 50 रुपीज कम में दूंगा, मैं 100 रुपीज कम में दूंगा। तो इसी तरह से चलता है मार्केट इकोनॉमी के अंदर। एग्जांपल्स क्या है? यूएसए, जापान, हांगकांग। देन हम बढ़ते हैं आगे। प्लैंड इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी, अगर एग्जाम में आपसे डिफरेंस पूछ लिया जाए, गवर्नमेंट कंट्रोल्स प्रोडक्शन, यहां पर गवर्नमेंट के हाथ में है। मार्केट फोर्सेस, मार्केट फोर्सेस कौन सी है? डिमांड एंड सप्लाई, यानी कि जो डिमांड होगी और जो सप्लाई होगी वो डिसाइड करेगी कि किस चीज को यहां पर प्रोड्यूस करना है। गवर्नमेंट ऑन्स मेजर रिसोर्सेज, रिसोर्सेज जैसे कि लैंड हो गया, कैपिटल हो गया, टेक्नोलॉजी, सब गवर्नमेंट के पास में होती है, लेकिन यहां पर प्राइवेट ओनरशिप होती है। मेरा लैंड है, मैं काम करूंगा, ओनरशिप मेरी। लिमिटेड कंपटीशन, कंपटीशन नहीं होगा, यहां पर हाई कंपटीशन होगा। फिक्स्ड कंट्रोल्ड प्राइसेस, अभी सरकार है वो जनरली प्राइसेस बहुत जल्दी जल्दी फ्लक्चुएट नहीं कर सकती, क्योंकि उन्हें पता है हम नजर में आ जाएंगे, लोग जो है गुस्सा करेंगे। लेकिन यहां पर प्राइसेस डिमांड और सप्लाई डिसाइड करती है। पीछे से प्रोडक्ट महंगा हो गया, मैं प्रोडक्ट बना रहा हूं, आज इसे बनाने में मान लो 700 रुपीज लग रहे थे, मैं 1000 की बेच रहा था, कल को मुझे इसे बनाने की कॉस्ट ही 1000 आएगी, तो मैं फटाफट से प्राइसेस जो है बढ़ा दूंगा। तो डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग यहां पर प्राइसेस जो है बढ़ते हैं। और डिमांड और सप्लाई का इसी से आप अंदाजा लगा लो। जैसे मार्केट के अंदर सोशल साइंस की बुक आई, तो सोशल साइंस की बुक का एमआरपी कितना था? 175, लेकिन स्टार्टिंग में ये बुक 300 की भी बिक रही थी, 500 की भी बिक रही थी, क्योंकि डिमांड ज्यादा थी, सप्लाई कम थी। प्रॉफिट एंड कंज्यूमर डिमांड ड्राइव प्रोडक्शन, यानी कि जो भी डिमांड होगी कंज्यूमर की और जो भी प्रॉफिट उससे निकल के आ रहा होगा उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन होगी। सिंपल। सोशल वेलफेयर इज द प्रायोरिटी, प्लैंड इकोनॉमी के अंदर सोशल वेलफेयर प्रायोरिटी होती है, पर यहां पर मार्केट इकोनॉमी के अंदर सोशल वेलफेयर प्रायोरिटी नहीं है। आपको प्रोडक्ट अच्छा मिलेगा, कंपटीशन होगा, इनोवेशन होगी, लेकिन यहां पर मेन मोटिव है प्रॉफिट। सिंपल। देन हमारे पास में आती है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब है जिसमें दोनों के ही फीचर्स है, मार्केट इकोनॉमी के भी और प्लैंड इकोनॉमी के भी। गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर बोथ पार्टिसिपेट। जैसे मैंने आपको कहा कि आपके सिटी के अंदर दोनों तरह के स्कूल है, इसी तरह से आपकी सिटी के अंदर दोनों तरह के हॉस्पिटल भी होंगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी है और प्राइवेट हॉस्पिटल भी है। तो ये किसकी एग्जांपल है? ये एग्जांपल है मिक्स्ड इकोनॉमी की। इकोनॉमिक डिसीजंस आर शेयर्ड, पब्लिक सेक्टर कंपनीज आल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। पब्लिक सेक्टर कंपनीज यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट कंपनीज हैं,
प्राइवेट ऑनरशिप इज अलाउड विद गवर्नमेंट रेगुलेशन, गवर्नमेंट इनको रेगुलेट करती है। यानी कि मान लो यहां पर किसी ने हॉस्पिटल खोलना है तो गवर्नमेंट ये तो देखेगी ना कि यार फर्जी डॉक्टर तो नहीं कहीं बैठ के खोल के, या फिर वो कोई गलत ट्रीटमेंट तो नहीं कर रहे। इसी वजह से गवर्नमेंट यहां पर थोड़ा सा रेगुलेट करती है, खुद भी हिस्सा लेती है। जैसे बैंक है आपकी सिटी के अंदर, वहां पर आप देखेंगे एसबीआई भी है जो गवर्नमेंट बैंक है, और एचडीएफसी बैंक भी होगा, आईसीआईसीआई बैंक भी होगा। तो ये सब किसकी एग्जांपल हैं? ये सब एग्जांपल्स हैं मिक्स्ड इकोनॉमी की। देन हम यहां पर आगे बढ़ते हैं, रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड मार्केट इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी। अब हम मिक्स्ड इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। देखो मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर दोनों के फीचर्स आ गए। जब दोनों के फीचर्स आ गए तो यहां पर मार्केट वाले कौन से फीचर्स आएंगे? प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसेस, यानी कि कोई भी बंदा सामान बेच रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, क्यों कर रहा है? ताकि मुझे प्रॉफिट हो। इनोवेशन होगा, कंपटीशन होगा। साथ ही साथ में यह भी ध्यान में रखा जाएगा कि जो पब्लिक गुड्स है उसमें लोगों को एक्सक्लूड ना किया जाए, जैसे रोड्स है, जैसे रेलवे है, जैसे एजुकेशन है। अगर मान लो गवर्नमेंट ये फैसिलिटीज ना दे, अपने पास में ना रखे, गवर्नमेंट स्कूल ना हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल ना हो, तो जो बेसिक फैसिलिटीज है बहुत सारे बच्चों को नहीं मिल पाएगी, क्योंकि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो जिसके पास में पैसे है वो यहां पर चॉइस कर सकता है। अगर पैसे नहीं है या पैसे होने के बावजूद उसे लगता है कि गवर्नमेंट अच्छी चीज मुझे दे रही है, तो वो यहां से ले सकता है। तो गवर्नमेंट वेलफेयर प्रोग्राम्स के ऊपर ट्रांसपेरेंसी आपको मिलेगी। यहां पर ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, कंज्यूमर प्रोटेक्शन होता है। गवर्नमेंट के पास में जाएंगे, गवर्नमेंट से कोई चीज ले रहे हैं तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन, फेयर कंपटीशन रूल्स आपको देखने को मिलेंगे मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर। सिंपल है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन कैसे होगी मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर? देखो जैसे मान लो आपने सोच लिया कि यार मैं प्राइवेट हॉस्पिटल से इलाज कराऊंगा, लेकिन अगर वहां पर इलाज सही नहीं हो रहा है तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं गवर्नमेंट के पास में, क्योंकि गवर्नमेंट रेगुलेट तो इनको कर रही है। तो इसी वजह से चाहे यहां पर ये वाली इकोनॉमी के अंदर मार्केट खुद से चला रही है, पर गवर्नमेंट भी उनको कंट्रोल कर रही होती है। ये चीज ध्यान में रखना। तो मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर आपको दोनों फीचर्स देखने को मिलेंगे, जो गवर्नमेंट अच्छी चीजें करती है वो भी, जो मार्केट अच्छी चीजें करती है वो भी। रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड मार्केट, गवर्नमेंट परफॉर्म्स फेयर कंपटीशन रूल्स, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट का रूल क्या है? कंज्यूमर को प्रोटेक्शन मिले। चाहे गवर्नमेंट कोई चीज दे रही है, चाहे आप बाजार से ले रहे हैं, तो गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करेगी। फेयर कंपटीशन रूल्स, आजकल तो आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे लॉज आ चुके हैं, अगर आप मार्केट से कोई भी चीज लेकर आते हैं, उन्होंने फॉल्स क्लेम करके बेची है, तो आप शिकायत कर सकते हैं उसकी गवर्नमेंट को, और प्रॉपर रिफंड भी मिलता है। ट्रांसपेरेंसी, पब्लिक गुड्स जैसे रोड्स हो गए, पब्लिक पार्क्स हो गए, रेलवे हो गया, वेलफेयर प्रोग्राम्स के ऊपर काम होगा, प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस, इनोवेशन, कंपटीशन। अ मिक्स्ड इकोनॉमी बैलेंसेस गवर्नमेंट वेलफेयर विद द मार्केट एफिशिएंसी। जैसे कि हमने स्टार्ट में देखा था कि यार मार्केट इकोनॉमी के फायदे हैं, तो गवर्नमेंट इकोनॉमी के भी कुछ फायदे हैं। तो मिक्स्ड इकोनॉमी दोनों का बैलेंस हमें प्रोवाइड करती है। देन एग्जांपल्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, ध्यान देने वाली बात क्या है? अगर आपसे पूछा जाए भारत, क्या भारत मिक्स्ड इकोनॉमी है, तो आप कहेंगे भारत मिक्स्ड इकोनॉमी बना 1991 के बाद। जब हम आजाद हुए थे 1947 से लेकर 1991 तक भारत के अंदर प्लान्ड इकोनॉमी थी। ज्यादातर रिसोर्सेज के ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल था, और इसे बोलते हैं लाइसेंस राज। क्या बोलते हैं? लाइसेंस राज। अगर लोगों को कोई काम भी करना पड़ता था, कोई काम भी करना होता था, कोई इंडस्ट्री भी लगानी है, तो गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता था। हर चीज के लिए, हर चीज की परमिशन गवर्नमेंट से लेनी पड़ती थी। और इससे हुआ क्या? हमारी इकोनॉमी काफी ज्यादा पीछे चली गई। भारत के अंदर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई, गरीबी बहुत ज्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से हम बहुत ज्यादा पीछे चले गए। तो उसके बाद में 1991 के बाद में हमारी इकोनॉमी के अंदर रिफॉर्म्स आए, जिसके अंदर बहुत बड़ा रोल था हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह का। तो यहां पर जो हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी है भारत के अंदर, ये 1991 के बाद ही हमें देखने को मिली। उसके बाद में ही ये सारी चीजें भारत के अंदर हुई हैं कि बहुत सारी कंपनीज प्राइवेट आई है, बहुत सारा कंपटीशन बढ़ा है, हमारी इकोनॉमी बेहतर हुई है, हर जो कंज्यूमर है उसके पास में भी राइट्स आए हैं, चॉइसेस आई हैं, सब कुछ 1991 के बाद में हुआ है। इंपॉर्टेंट फैक्ट, even countries like the USA and Singapore have significant government involvement। ध्यान देने वाली बात क्या है कि यूएस और सिंगापुर के अंदर भी गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट काफी ज्यादा रहती है इकोनॉमी के अंदर। और मिक्स्ड इकोनॉमीज की एग्जांपल क्या है? जर्मनी, स्वीडन, इंडिया, चाइना पोस्ट 1978। ये चीज क्लियर हुई।
इंडियाज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जैसे कि मैंने आपको बताया 1991 से पहले क्या होता था कि मोस्टली इंडस्ट्रीज को कौन कंट्रोल करता था? सरकार कंट्रोल करती थी। प्रोडक्शन रेगुलेटेड थ्रू लाइसेंसेस एंड परमिट्स, यानी कि लाइसेंस दिए जाते थे और इसे ही लाइसेंस राज बोला जाता था। पब्लिक सेक्टर डोमिनेटेड बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट एंड हैवी इंडस्ट्रीज। तब आपको पता है कि बहुत सारे बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया गया। तब आपको कोई भी प्राइवेट बैंक देखने को नहीं मिलता था 1991 से पहले। भारत के अंदर मोस्टली बैंक जो है नेशनलाइज्ड थे, गवर्नमेंट के कंट्रोल में थे। ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हैवी इंडस्ट्री, सब कुछ जो है गवर्नमेंट के कंट्रोल में थे। लेकिन इसकी प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम हुई इकोनॉमिक डिफिकल्टीज। ग्रोथ हमारी जो है पीछे हो गई। एक्सेसिव गवर्नमेंट रेगुलेशन, गवर्नमेंट की रेगुलेशन इतनी ज्यादा थी कि लोग काम ही नहीं कर पाते थे, तो हमारी कंट्री काफी ज्यादा पीछे चली गई। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आई, फिर जाकर 1991 में हम आगे बढ़े और मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ गए। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कौन से हुए 1991 के बाद? गवर्नमेंट का कंट्रोल थोड़ा सा कम हुआ। इनकरेज प्राइवेट एंटरप्राइजेस, यानी कि प्राइवेट लेवल के ऊपर लोगों को कहा कि आप इंडस्ट्रीज लगाइए, कंट्रोल कीजिए, मैनेज कीजिए, प्रोडक्शन कीजिए। ओपन द इकोनॉमी टू ग्लोबल ट्रेड, यानी कि बाहर से भी चीजें इंडिया के अंदर आनी शुरू हुई। बाहर से आई तो लोगों के पास में चॉइस आई कि यार हमारा प्रोडक्ट अच्छा है या बाहर वाला अच्छा है, तो बाहर से भी पैसा इंडिया के अंदर इन्वेस्ट होना शुरू हुआ। इंक्रीज इन्वेस्टमेंट, यहां के लोगों ने भी इन्वेस्टमेंट की बिजनेस के अंदर और बाहर के लोगों ने भी की, जिससे कंपटीशन यहां पर बढ़ा। शिफ्टेड इंडिया टुवर्ड्स अ मोर मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी, यानी कि आज हमारा जो झुकाव है वो मार्केट इकोनॉमी की तरफ ज्यादा है। प्लान्ड इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी। 1991 से हम पहले मार्केट इकोनॉमी थे, आज हम मिक्स्ड इकोनॉमी है, लेकिन फिर भी हमारा झुकाव थोड़ा सा मार्केट इकोनॉमी की तरफ है, यानी गवर्नमेंट का कंट्रोल काफी कम है। रिजल्ट, गवर्नमेंट स्टिल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल बट द प्राइवेट सेक्टर हैज ग्रेटर फ्रीडम, यानी कि प्राइवेट सेक्टर को आज काफी फ्रीडम है, लेकिन गवर्नमेंट फिर भी यहां पर कंट्रोल करती है। तो ये जो तीन तरह की इकोनॉमीज थी क्लियर हुई। देखो इस चैप्टर का मेन गोल क्या था? मेन गोल था कि इकोनॉमिक्स की जो बेसिक प्रॉब्लम्स है इकोनॉमिक्स की, वो पता चले आपको। प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आती है क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, हमारी जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है। उसके बाद में हमें जब डिसीजन लेना पड़ता है तो डिसीजन लेते वक्त हमें देखनी चाहिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करने से पहले हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनाते हैं, जिससे हमें सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन समझ आ जाती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझ आ जाती है और हम डिसीजन लेते हैं। अभी हमारे सामने तीन मेजर प्रॉब्लम्स आती है। तीन मेजर प्रॉब्लम्स आई, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ठीक है, उन्हें हमें ढूंढना है। फिर उसके बाद में भी ये प्रॉब्लम आती है कि लेबर इंटेंसिव होना चाहिए कि कैपिटल इंटेंसिव। वो डिपेंड करेगा कि लेबर महंगी है या कैपिटल महंगी है, मशीन्स महंगी है या लेबर महंगी है। फिर उसके बाद में हमारे पास में क्वेश्चन आ जाता है कि इकोनॉमीज कितनी तरह की है, और फिर तीनों इकोनॉमीज को पढ़ने के बाद में उनकी एग्जांपल्स पता होनी चाहिए। जैसे स्वीडन है, जर्मनी है, इंडिया है, चाइना है, यहां पर आपको मिक्स्ड इकोनॉमी देखने को मिलेगी। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 8। नेक्स्ट कौन से चैप्टर के ऊपर वीडियो चाहिए मुझे आप बता देना। मिलता हूं अगली वीडियो के साथ।